गुड आफ्टरनून एवरीवन। अरे मैंने कुछ निगेटिव वे में नहीं कहा था, ठीक है। मैंने सिर्फ ये कहा था, ठीक है, कि इस टॉपिक को मैं समझ ही नहीं पा रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, बस। ओके, इस टॉपिक को मैं समझ ही नहीं पा रहा था, आप जिस रेफरेंस में बोल रहे थे। एक मिनट बच्चों। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस यहाँ आए हुए हैं, ठीक है। कोई नहीं, देखते हैं। ठीक है, देखो हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे पर उसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस में चलते हैं। बुक आपके सामने है, ठीक है। लास्ट टॉपिक जो हमने स्टॉप किया था वो किया था हाइपरलूप ट्रेन पर, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो इंडार की बात हो रही है, ठीक है। ज़रा समझना, इंडियन रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। असल में क्या है कि कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो आपको नाम जानने होंगे। जैसे एक आपको इंडियन रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में इंडिया के अपने कौन कौन से रिसर्च सेंटर, इसमें आपको एक दक्षिण गंगोत्री दिख रहा होगा, एक आपको मैत्री दिख रहा होगा, एक आपको भारती दिख रहा होगा, ठीक है। ये तीनों जगह हैं जहाँ पे एक तो ये काम चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बताऊँ, एक और है जो आर्कटिक पर भी बना है, और जो आर्कटिक पर उसका नाम इंडार्क है। उसको कहते हैं इंडियाज़ आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी। इंडियाज़ आर्कटिक ऑब्जर्वेटरी जो है, जिसे इंडार्क कहते हैं, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ओके, अब आप पूछोगे सर इसकी ज़रूरत क्या है। देखो ऐसा है कि जो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट होता है ना, या कह लो जो वेदर, जो डे टू डे फिनोमिना होता है उसको वेदर कहते हैं, और ऑन एवरेज जो फिनोमिना होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ये जो होता है ये इफेक्ट डालता है, ठीक है। जो इंडिया का वेदर होता है वो कहीं ना कहीं उन पोलर एरियाज़ में होने वाले जो एक्टिविटीज़ होते हैं उन पे कहीं ना कहीं इफेक्टिव होते हैं। तो उन पे स्टडी कर कर काफ़ी हद तक हम इंडिया के क्लाइमेट और वेदर को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ ऑब्जर्वेटरीज है जो ऊपर से एक बार आप याद रखना, इन पे कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, लेकिन इंडार्क आपके पेपर में 4-5 साल पहले पूछा था इन्होंने प्रीलिम्स में। इंडार्क क्या है, तो कुछ नहीं है, ये एक आर्कटिक क्लाइमेट को समझने के लिए इंडियन मानसून सिस्टम को कहीं ना कहीं जो इफेक्ट डालता है उसके लिए आर्कटिक पर बनाया गया ये अंडर वाटर मुरे ऑब्जर्वेटरी है ना, जो वहाँ पर है। गॉट इट, भारत का अपना है। तो ये थोड़ा सा ये नाम है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब हम आपको लिए चलते हैं अगला, जो मैंने आपको लेफ्ट टिक कराया था, उस लेफ्ट टिक में जो अगला कंसेप्ट है वो जो मुझे दिख रहा है बुक के हिसाब से जो मैं चल रहा हूँ वहाँ मुझे दिख रहा है, एक मिनट दोस्त, ओके एक मिनट, मुझे अब दिखता है सीधा टेलीविज़न टेक्नोलॉजी। तो अगली हेडिंग हम डालते हैं टेलीविज़न टेक्नोलॉजी। कम हियर गाइस, सो गिव एन नेक्स्ट हेडिंग टेलीविज़न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज द टेलीविज़न टेक्नोलॉजी। देखो टेलीविज़न टेक्नोलॉजी में आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जरा समझो। टेलीविज़न जो है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है। टेलीविज़न आया है ग्रीक वर्ड से, और वो जो वर्ड है वो है टेली और विजन्स। ये दो ग्रीक वर्ड है, एक है टेली और एक है विजन। टेली का मतलब होता है डिस्टेंट, टेली का मतलब होता है डिस्टेंट, और विजन का मतलब होता है साइट, विजन का मतलब होता है साइट। अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब हो जाता है दूर, और इसका मतलब हो जाता है दृश्य या दर्शन, यानी दूर से करो दर्शन। और दूर से करो दर्शन को आप क्या बोलोगे, दूरदर्शन। और यही आपका होता है क्या, टेलीविज़न। तो टेलीविज़न का हिंदी नाम जो है वो है दूरदर्शन। टेलीविज़न का हिंदी नाम क्या है, टेलीविज़न का हिंदी नाम है दूरदर्शन, ठीक है। डिस्टेंस से हम किसी
ऑब्जेक्ट की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, डिस्टेंट साइट्स, इसी को हम कहते हैं टेलीविज़न या दूरदर्शन। ठीक है, दूरदर्शन हमारे इंडिया में एक चैनल बना दिया गया। दूरदर्शन एक तरह से देखो तो वो टेलीविज़न का हिंदी नाम है। ओके, 1 पॉइंट। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जरा यहाँ पे और समझना, ठीक है, सेकेंड इन्फॉर्मेशन, ओके, सेकेंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और समझाता हूँ। टेलीविज़न जो है ना, ठीक है, जेएल बेयर्ड ने बनाया क्या, उस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं आपको पूछूं टेलीविज़न की स्टडी हम किस बेस पे करते हैं, टेलीविज़न की स्टडी एक्चुअल में हम स्क्रीन के बेस पे करते हैं। एग्जैक्टली स्क्रीन के बेस पर ही हम दुनिया में टेलीविज़न की स्टडी करते हैं। स्क्रीन के बेस पर ही हम टेलीविज़न की स्टडी करते हैं दुनिया में। टेलीविज़न दो तरह के होते हैं, एक डब्बा वाला जिसको हम कहते हैं CRT, और दूसरा इसको कहते हैं फ्लैट पैनल। एक डब्बा वाला है जिसको हम कहते हैं CRT और दूसरा है फ्लैट पैनल। तो डब्बा वाला जो CRT है उसका पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। CRT का पूरा नाम है कैथोड रे ट्यूब। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CRT, जिसको हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। पता है, घरों में सबसे पहले जो टेलीविज़न लाए गए थे वो बच्चा CRT ही था, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। ठीक है, जो घरों में सबसे पहले टेलीविज़न लाए गए वो CRT था, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। ठीक है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो है वो बाद में लाए गए, जिसमें आप LCD की बात करते हैं, प्लाज्मा की बात करते हैं, LED की बात करते हैं, OLED TV की बात करते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बाद में लाई गई, जिसे हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहते हैं। और आपको पता है आज मार्केट में CRT जो डब्बा वाला टेलीविज़न है वो ख़त्म हो चुका है। आज पूरा का पूरा जो डब्बा वाला टेलीविज़न है वो किधर की तरफ स्विच हो चुका है, वो पूरा फ्लैट पैनल डिस्प्ले की तरफ स्विच हो चुका है। ठीक है, और पूरे भारत में आज, इस भारत में क्या पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो पूरे भारत में आज फ्लैट पैनल डिस्प्ले ही है जो चल रहा है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ पे कुछ चीज़ें और बताता हूँ। जो डब्बा वाला टेलीविज़न था ना, ये डब्बा वाला CRT, वो क्या था, बहुत ही सिंपल सा था। जैसे मान लो एक तरह के बॉक्स होते, जब टेलीविज़न खुलता था तो अब ऐसे काफ़ी लोगों ने टेलीविज़न को देखा होगा खुला हुआ। सबसे बाहर जो होता था वो एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन होता था, फ्लोरेसेंस स्क्रीन होता था। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बाहर की तरफ एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन होता था। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होता है, एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन होता था। अंदर क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब होता था। क्या होता था, अंदर एक वैक्यूम ट्यूब होता था। पीछे की तरफ जो होता था वो इलेक्ट्रॉन गन होता था। और किसी टेलीविज़न में जो होता है वो प्राइमरी कलर होता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्राइमरी कलर जो होते हैं वो रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है। इनको हम कहते हैं प्राइमरी कलर। सो टेलीविज़न में जो होता है रेड, ब्लू और ग्रीन, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। ठीक है, ये एक जनरल टेलीविज़न है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, किसी कलर टीवी में एक्चुअल में जो था वो प्राइमरी कलर से यूज़ किया था, इनको कहते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। इसी रेड, ब्लू, ग्रीन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से और भी डिफरेंट कलर्स आते हैं। इन्हीं रेड, ब्लू, ग्रीन के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से और भी डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। होता क्या था, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी देते थे, वो इलेक्ट्रिसिटी जाता था, क्या करता था, इलेक्ट्रॉन गन को चार्ज करता था। इलेक्ट्रॉन गन से क्या होते थे, एमिशंस निकलते हैं, एमिशन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे। ये जाते थे स्क्रीन पर पढ़ते थे, स्क्रीन पर पढ़कर क्या करते थे, उस पर इमेजेस लाते थे। स्क्रीन पर पढ़कर क्या करते थे, उस पर इमेजेस लाते थे। और वही इमेजेस जो थे स्क्रीन पर आते थे एज ए इमेज बनकर, वही स्क्रीन पर आते थे एज ए इमेजेस बनकर, जिनको हम फ्लोरेसेंस स्क्रीन के नाम से जानते थे। और ये पूरा डब्बा वाला टेलीविज़न था जिससे ये सारा का सारा काम, ओके, ये डब्बा वाला टेलीविज़न है जिससे सारा का सारा काम होता है। ठीक है, पर इसके साथ बहुत सारे ड्रॉबैक थे। पता है क्या ड्रॉबैक था, अगर आप कॉन्सेप्ट समझो आपको समझ में आ जाएगा इस डब्बे वाले टेलीविज़न में ड्रॉबैक क्या था। आप अगर आगे बढ़ोगे आपको इसी टॉपिक में जगह मिलेगा, कंपैरिजन विद CRT एंड LCD डिस्प्ले। ठीक है, आपको बताऊँ इस CRT को हटाने के लिए जो पहला स्क्रीन आया था वो आया था LCD ही आया था। तो हम क्यों ना CRT और LCD में कंपैरिजन कर लें। आपकी बुक में ये टॉपिक मिल जाएगा, है ना। जहाँ प्लाज्मा TV शुरू हो रहा है उसके ठीक ऊपर देखो ये हेडिंग पड़ा होगा। क्या हेडिंग पड़ा हुआ है, हेडिंग पड़ा हुआ कंपैरिजन विद CRT एंड LCD TV, ऐसा कुछ मिलेगा। देखो, कंपैरिजन विथ CRT एंड LCD TV। सो कंपैरिजन विथ CRT एंड LCD TV क्या है, कंपैरिजन विथ CRT एंड LCD TV। देखो, सेम साइज का CRT, सेम साइज का LCD ले लो। पहले तो मैं बात बताता हूँ, CRT टेलीविज़न जो होते हैं ना वो मोर पावर कंजम्पशन करते हैं, दे कंज्यूम मोर पावर। ठीक है, दे कंज्यूम मोर पावर। और वो अगर बताऊं तो ये हैवी भी होते हैं।
तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है, हैवी होता है, पता है, ये ना लुमिनेंस भी बहुत ज़्यादा देते हैं। ये हाई लुमिनेंस का मतलब इनसे ना टीवी के सामने चमक बहुत होती है। कोई बच्चा अगर होमवर्क करना चाहे ना तो उसके सामने बैठकर कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस करते हैं और ये रेडिएशन खतरनाक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मम्मा पापा हम लोग को क्या करते थे, कान पकड़कर पीछे ले आते थे। और ज़रूरी भी था कान पकड़ के पीछे लाना, क्योंकि कान पकड़ के पीछे इसलिए लाते थे, नहीं तो ये रेडिएशंस होंगे हमारी आँख के लिए बहुत खतरनाक होते थे। यहाँ पे से जितने बच्चे हैं ना जिनको बचपन में ये जो चश्मे उसमें लगे, हम लोग तो चलो अभी जाके लगे हैं, ठीक है, एडल्ट होने के बाद, ये सब ना ये वही लोग बच्चे, यही ये जो टीवी के सामने चुपचाप बैठ जाते थे, ठीक है। इन टीवीज़ में एक दिक्कत और होती थी, ज्योमेट्रिकल एरर्स आते थे। ज्योमेट्रिकल एरर का मतलब होता है बच्चा, किसी डिफरेंट एंगल से अगर आप फोटो लेते हो, पिक्चर इमेजेस लेते हो तो क्लियर नहीं आता है, इसको हम कहते हैं जियोमेट्रिकल एरर, ठीक है। जैसे फोटो नहीं, जैसे आप मान लो टीवी के सामने हो, ठीक है, जैसे ये टीवी की स्क्रीन होती थी, सामने से हम देख रहे हैं, पहले यहाँ से ना काला काला आ रहा था, हम थोड़ा सा बगल शिफ्ट हो गए फिर देखते थे, तो इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल एरर, मतलब एंगल व्यू प्रॉब्लम। इस समय एंगल व्यू प्रॉब्लम बहुत कॉमन था, ठीक है, इसमें एंगल व्यू प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, इनमें एंगल व्यू प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, ठीक है। ये सारी की सारी जो दिक्कतें थी ना, वो सारी की सारी चीज़ें सीआरटी में थी, लेकिन यही सारी दिक्कतें जो थी एलसीडी आते आते तक ये चीज़ें ख़त्म हो गई, और इस एलसीडी टीवी ने सीधा आपको बताऊं सीआरटी का मार्केट ख़राब कर दिया। और आज आपको बताऊं तो ये कैथोड रे ट्यूब जो सीआरटी है ना, वो आज मार्केट से ख़त्म हो चुका है, लेकिन हाँ आज भी घरों में चल रहा है, क्योंकि इसकी लाइफ है ना, आज भी घरों में तो चल ही रहा है, इसकी लाइफ है, उस हिसाब से इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप नया टीवी कोई मार्केट में जाके खरीदेंगे तो आज आपको सीआरटी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीआरटी इज़ आउट, है ना, सीआरटी इज़ आउटडेटेड, है ना, आज आपको सीधा एलसीडी ही मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कुछ समझना नहीं है, यहाँ आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, जो प्रिंटिंग में हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन यूपीएससी में 2008 के आसपास पूछा गया, जो हम प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं कौन कौन से कलर यूज़ किए जाते हैं, प्रिंटिंग में कौन कौन सा कलर यूज़ किया जाता है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं एक न्यूज़पेपर खोज रहा था, आपको आंसर दे देता मैं। प्रिंटिंग में कौन कौन सा कलर यूज़ किया जाता है, आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं कि कौन कौन से कलर हैं जो कि प्रिंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। अगर आपके पास हिंदू न्यूज़पेपर है या फिर इंडियन एक्सप्रेस है, ज़रा देखो नीचे 4 अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, देखो मिल रहा है क्या, नीचे 4 अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, देखो आपको मिल जाएंगे। यू जस्ट सी गाइस 4 अल्फ़ाबेट्स आर मेंशन देयर, 4 अल्फ़ाबेट वहाँ पे लिखे होंगे। कौन कौन से अल्फ़ाबेट लिखे आपको पता है, और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी में आ गया था। इतने बच्चे हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया हिंदू न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस को छापने के लिए कितने कलर का यूज़ होता है। तो यहाँ पर आंसर होता है 4, एक होता है सी, एक होता है एम, एक होता है वाई, एक होता है के। यूपीएससी का क्वेश्चन है, जहाँ सी को हम कहते हैं सियान, सियान का मतलब होता है पिकॉक ब्लू, एम को कहते हैं मजेंडा कलर जो आप जानते हैं, वाई को कहते हैं बच्चा येलो, और के का मतलब होता है ब्लैक यानी काला, के का मतलब होता है ब्लैक यानी काला। तो सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, ये कुछ कलर्स हैं, जो 4 कलर हैं जो जनरली प्रिंटिंग में यूज़ किए जाते हैं। टेलीविज़न में तो 3 ही होते हैं, आरबीजी जिसको हम कहते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन, जिसको हम कहते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन। ओके, ये है CMY के, और ये तो याद रखना, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2088 में पूछा गया से 8 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रीलिम्स के आसपास पूछा गया है। ओके, तो ये प्रीलिम्स 2008 मतलब 2008 के आसपास प्रीलिम्स से पूछा गया कि प्रिंटिंग में कौन कौन से कलर होते हैं, तो CMYK होता है। एवरीबडी रिमेंबर दिस, ओके, एवरीवन रिमेंबर दिस। और आगे आपको लिए चलते हैं इसके आगे। सो कंपैरिजन विद CRT एंड LCD। अब एक काम करते हैं ना, हम लोग सारे टेलीविज़न में कंपैरिजन कर लेते हैं, एक LCD है ना, दूसरा प्लाज्मा और तीसरा होता है LED। तो वन इज़ द LCD, सेकंड इज़ द प्लाज्मा एंड थर्ड वन इज़ द LED। तो ये 3 तरह के टेलीविज़न हो गए, ये 3 तरह के टेलीविज़न हो गए, LCD हो गया, प्लाज्मा हो गया और LED हो गया। LCD हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD को क्या कहते हैं, LCD को कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED जो होता है ये क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड,
ये होता है लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। और बच्चा प्लाज्मा को ना प्लाज्मा ही कहते हैं, ऐसा कोई नाम नहीं होता है ना। एक्चुअली एलसीडी के अंदर ना एक केमिकल भरा जाता है। अगर आप देखोगे जहाँ भी आपने सीआरटी और एलसीडी का कंपैरिजन अभी बुक में देखा था, उसके ऊपर देखो कुछ केमिकल्स के नाम लिखे हैं। क्या लिखा है? 4-डैक्स प्रोपॉक्सी 1,1-डैक्स बाइफिनाइल 4 कार्बोनाइट्राइल। इसके अलावा एक और लिखा होगा ट्रांस 1 ब्रोमोमिथाइल 4 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। ये ऐसे केमिकल्स के नाम है जो एलसीडी टेलीविज़न में यूज़ किया जाता है। तो इसको इतना डिफ़िकल्ट नेम रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो ग्लासेस होते हैं उनके बीच एक लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल भरा जाता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं टेलीविज़न स्क्रीन में, इसलिए इसको एलसीडी के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको हम लोग एलसीडी के नाम से जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा जो होता है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है, शायद हम बच्चे कुछ बच्चे जानते हैं। प्लाज्मा इज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर। ये आयोनाइज्ड गैसेस होते हैं, ये आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। सो प्लाज्मा इज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर जो कि आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। ओके, सो प्लाज्मा इज अ 4th स्टेट ऑफ मैटर जो कि आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं। और ये जो आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं ना, इन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं। सॉलिड है, सॉलिड को गर्म करो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड को गर्म करो गैस हो जाता है, गैस को और गर्म करो तो गैस जो होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। सॉरी। ओके, तो ये हो गया आपका प्लाज्मा। देखो ऐसा है, अगर हम सेम साइज़ के एलसीडी को ले लें, सेम साइज़ के प्लाज्मा को ले लें और सेम साइज़ की एलईडी को ले लें, और इसके बेस पर अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, ठीक है, एलसीडी प्लाज्मा एलईडी सेम साइज़ को लेकर अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या क्या मिलता है, जरा मैं आपको समझाता हूँ, समझते चलो। ठीक है, पहले समझो। एलसीडी टीवी अगर तीनों के तीनों हम एक ही साइज़ के ले लें तो एलसीडी टेलीविज़न जो होता है इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये पावर कंजम्पशन प्लाज्मा के केस में देखते हैं ना, पावर कंजम्पशन ये मैक्सिमम करता है। ये पावर कंजम्पशन जो होता है वो मैक्सिमम करता है। तो सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन कौन करता है? प्लाज्मा। और सबसे कम पावर कंजम्पशन कौन करता है? एलईडी। इसका मतलब है कि जो एलसीडी है वो अपने आप में इंटरमीडिएट वाली कंडीशन हो गई। इसका मतलब है ये जो है ये पूरी तरह से इंटरमीडिएट वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, तो एलसीडी जो होता है वो इंटरमीडिएट है, प्लाज्मा जो है वो सबसे ज़्यादा पावर कंजम्पशन है, एलसीडी जो है वो सबसे कम पावर कंजम्पशन है। ये चीज़ हो गई। तीसरा, अगर मैं आपको थिकेस्ट स्क्रीन बोलूँ, स्क्रीन है ना, स्क्रीन अगर बोलूँ स्क्रीन, तो याद रखना स्क्रीन सबसे थिकेस्ट होता है प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा आयनाइज्ड गैसेस होती हैं और आयनाइज्ड गैसेस को ट्रेवल करने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। वहीं एलईडी क्या होता है, वो थिनेस्ट स्क्रीन होता है। इसका मतलब कि जो एलसीडी की स्क्रीन है वो क्या है, वो फिर क्या है, वो है इंटरमीडिएट। तो एलसीडी की स्क्रीन जो है वो है इंटरमीडिएट, एलसीडी की स्क्रीन जो है वो है इंटरमीडिएट। ओके, एलईडी जो है वो सबसे पतली है, प्लाज्मा जो है सबसे मोटा है और एलसीडी जो है वो क्या है, वो इंटरमीडिएट है। एलसीडी जो है वो क्या है, वो है इंटरमीडिएट। ये चीज़ें हो गई और आगे आपको लिए चलते हैं। देखो, अगर हम प्लाज्मा की बात करें, वेट की बात करें, थोड़ा सा वेट भी टेलीविज़न के लिए भी मैटर करता है। तो अगर हम वेट की बात करें तो सबसे हैवीएस्ट टीवी जो होता है, हैवीएस्ट टीवी जो होता है वो आपको मिलेगा प्लाज्मा। और सबसे लाइटेस्ट टीवी जो मिलता है, सबसे लाइटेस्ट टीवी जो होता है वो आपको मिलता है एलईडी। सो सबसे हैवीएस्ट टीवी आपको मिलता है प्लाज्मा और सबसे लाइटेस्ट टीवी आपको मिलता है एलईडी, और इंटरमीडिएट हमें मिलता है एलसीडी। इंटरमीडिएट हमें मिलता है एलसीडी। एलसीडी क्या होता है, हमें इंटरमीडिएट मिलता है, मतलब बीच का मिलता है। एलसीडी जो होता है हमें मिलता है इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें हो गई। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जरा समझना प्लाज्मा की केस। अब आप पूछोगे सर इतने सारे लिमिटेशन होने के बाद ये प्लाज्मा आज हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? सीधी बात है दोस्त, क्योंकि प्लाज्मा जो है ना ये क्रिस्प पिक्चर इमेजेस देता है। तो सर आप ये कह रहे हैं इसके पिक्चर इमेजेस सबसे खूबसूरत होते हैं? एग्जैक्टली, ये क्रिस्प पिक्चर इमेजेस देता है। ओके, ये क्रिस्प पिक्चर इमेजेस देता है, ये ध्यान रखना। क्रिस्प पिक्चर इमेजेस जो प्लाज्मा में बनता है, ये यहाँ पर पिक्चर सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एलईडी देखें तो इंटरमीडिएट क्वालिटी का होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट, और यहाँ पर सबसे पुअर क्वालिटी का होता है। इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ सबसे पुअर क्वालिटी का होता है।
तो अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ सबसे पुअर क्वालिटी का होता है। ओके, यहाँ पर सबसे पुअर क्वालिटी का होता है। तो इंटरमीडिएट हो गया, क्रिस्प हो गया, पुअर हो गया, ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ओके, एक चीज़ और बताता हूँ, जानते हो प्लाज्मा के साथ एक लिमिटेशन है। प्लाज्मा के साथ लिमिटेशन क्या है? इट इज़ ओनली अ लार्ज साइज ऑफ स्क्रीन। ये ओनली लार्ज साइज स्क्रीन का है, ये ओनली लार्ज साइज स्क्रीन की टेक्नोलॉजी है, ओनली लार्ज साइज स्क्रीन की ये टेक्नोलॉजी है। इट इज़ ओनली लार्ज साइज ऑफ स्क्रीन, है ना। जबकि एलसीडी क्या होता है? ऑल साइजेस, ऑल साइजेस। एलईडी क्या होता है? ऑल साइजेस। एलईडी क्या है? वो ऑल साइजेस का होता है, ये लार्ज साइज, ये ऑल साइजेस। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है वो सिर्फ बड़ी साइज की स्क्रीन होती है, एलईडी ऑल साइजेस होती है, एलसीडी ऑल साइजेस होती है। ठीक है, तो ये भी है। तो अल्टीमेटली आपको मिला जुला के क्या मिलेगा? एलईडी इज द बेस्ट अमंग ऑल, एलईडी इज बेस्ट अमंग ऑल। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया लाइफ के बारे में, स्क्रीन लाइफ के बारे में, वो भी आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन लाइफ पे अगर आप जाओगे तो प्लाज्मा का मिनिमम जो होता है ना, उसका मिनिमम जो लाइफ होता है वो 30,000 घंटे होता है। एलसीडी जो होती है वो मिनिमम 60,000 आवर्स होती है, 60,000 आवर्स होती है। लेकिन वहीं जब हम एलईडी की बात करते हैं तो कम से कम 1 लाख घंटा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 1 लाख घंटे तक आसानी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन द केस ऑफ एलईडी। एलईडी में 1 लाख घंटे तक भी कोई दिक्कत नहीं आती है। इन दिस केस ऑफ एलईडी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया स्क्रीन लाइफ की बात हो गई। सुनो, ये 30,000 घंटे भी कम नहीं होते हैं। 24 घंटे चलाओगे तो 7-8 साल आते हैं, सोचो सर, फिर तो बहुत सारा है। एग्जैक्टली, घर में कौन चलाता है भाई 24 घंटे टेलीविजन? ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एलसीडी, प्लाज्मा, एलईडी के बारे में आपको बतानी थी, मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है और आगे लेके चलते हैं आपको। एलसीडी हो गया, प्लाज्मा हो गया और एलईडी हो गया। अच्छा, एलईडी में पता है, एलईडी में ना कई सारे होते हैं। एज एलईडी होता है, अरे एलईडी होता है और ओलेड होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है ना एलईडी में, वो ओलेड है एक्चुअल में। सो एलईडी कई तरह के होते हैं। एक होता है एज एलईडी, एक होता है अरे एलईडी और एक होता है ओलेड। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो ओलेड, इसमें कहते हैं ऑर्गेनिक एलईडी। ऑर्गेनिक एलईडी, अगर आप ऑर्गेनिक एलईडी के बारे में जानना चाहोगे तो ऑर्गेनिक एलईडी जनरली जो होता है वो प्लास्टिक मेड मटेरियल होता है। प्लास्टिक क्या होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो ओलेड जो होता है ये एक्चुअल में प्लास्टिक मेड होता है, ये सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं। दे आर द सिंथेटिक प्लास्टिक। प्लास्टिक वैसे भी सिंथेटिक होता है, नेचर में कहाँ मिलता है? सिंथेटिक, सिंथेटिक प्लास्टिक मेड, ये सिंथेटिक प्लास्टिक मेड होते हैं। कौन? ओलेड। तो ओलेड इज सिंथेटिक प्लास्टिक मेड। अब पता है ओलेड के केस में एक बात और बताता हूँ, ये जो ओलेड जो सिंथेटिक प्लास्टिक मेड हम लोग बात कर रहे हैं ना, सी हियर गाइस, इस बारे में थोड़ा समझना। ओलेड जो सिंथेटिक प्लास्टिक मेड है ओके, ओलेड जो है वो सिंथेटिक प्लास्टिक मेड है। ठीक है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है, ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है और इसको हम रोल आउट भी कर सकते हैं, इसको हम रोल आउट भी कर सकते हैं लाइक अ कारपेट। सो वी कैन ऑल्सो रोल आउट देम लाइक अ कारपेट। सो वी कैन ऑल्सो रोल आउट लाइक अ कारपेट। हम इनको कारपेट की तरह रोल आउट भी कर सकते हैं। तो वी कैन ऑल्सो रोल आउट देम लाइक अ कारपेट। ठीक है ना, जी ध्यान रखना, इनको हम कारपेट की तरह रोल आउट भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ। ओलेड टीवी के साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है और आप इस टीवी को ना कर्व टीवी बना सकते हैं, कर्व टीवी भी बना सकते हैं। और कर्व टीवी बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि आपका जो एंगल व्यू प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म हो जाता है। कर्व टीवी में क्या होता है? एंगल व्यू प्रॉब्लम फिनिश है ना, नो एंगल व्यू प्रॉब्लम।
नो एंगल व्यू, यानी जिस हिसाब से आप आँख कहीं भी बैठ के किसी भी एंगल से अगर आप देखोगे तो वो खत्म हो जाता है। कर्व टीवी में जो दोनों साइड से बेंड किया जाता है हल्का सा टीवी, आपने अगर कभी थिएटर में जाके मूवी देखा हो तो आपको वहाँ पे भी स्क्रीन जो होगी थोड़ी सी कर्व दिखेगी। एग्जैक्टली इससे क्या होता है, थिएटर में कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे किसी भी जगह पे बैठा कोई भी व्यक्ति अगर वो स्क्रीन देखता है तो आसानी से सेट, असल में क्या होता है, स्क्रीन ऐसे होती है, आँख की रेटिना ऐसे होती है, यहाँ से देखो तो भी सेट होता है, यहाँ से देखो तो भी, यहाँ से देखो तो भी, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने पाती है। ओके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने पाती है। और एक बात और आपको बता दूं, ओलेड और क्यूलेड के बारे में मैंने आपको कहा था, वैसे बता दूं ओलेड इज़ बेटर देन क्यूलेड, सिर्फ एक आध जगह छोड़कर, ठीक है। क्यूलेड काफ़ी महंगा भी है, तो मैं आपको ओलेड ही प्रेफर करूंगा अगर आप में से कोई भी टेलीविज़न स्क्रीन चाहता है तो वहाँ के लिए। आगे लिए चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है क्वांटम सैटेलाइट्स है ना। आगे जो है क्वांटम कंप्यूटिंग या क्वांटम सैटेलाइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन ऑलवेज। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, धीरे धीरे इनकी तरफ चलते हैं। चाहिए पहले चलते हैं क्वांटम की तरफ। क्वांटम क्या होता है, कम हियर गाइस, क्वांटम के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले से क्वांटम होता है ना, क्वांटम थियरी, सैटेलाइट्स होते हैं, यहीं पर हम लोग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जैसे क्वांटम थियरी वेरी होती है। उसके अलावा हम लोग क्वांटम इंटैंगलमेंट की बात करते हैं, जिसको हम लोग टेलीपोर्टेशन के नाम से भी जानते हैं ना। तो यहीं पर एक चीज़ है, क्वांटम इंटैंगलमेंट के बारे में बात करेंगे, यहीं पर हम लोग बात करेंगे क्वांटम इंटैंगलमेंट। क्वांटम इंटैंगलमेंट के बारे में बात करेंगे। यहीं पर एक चीज़ और आती है, इसको हम कहते हैं टेलीपोर्टेशंस। ये भी चीज़ और कहते हैं टेलीपोर्टेशन। इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो सब के सब यहीं पर जुड़े हैं। ओके जो सब के सब यहीं पर जुड़े हैं। ओके क्वांटम सैटेलाइट, एक चीज़ और होती है क्वांटम कंप्यूटिंग भी कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटिंग। तो देखो ये सारे टर्म्स ना हम लोग यहीं पर बात कर लेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग, तो एक टर्म आता है क्वांटम कंप्यूटिंग, एक टर्म आता है क्वांटम सैटेलाइट, एक टर्म आता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस। यहाँ पे इसरो और है ना DRDO बात कर रहा है। अगला आदेश हम कहते हैं क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सैटेलाइट्स, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस, क्वांटम इंटैंगलमेंट, जहाँ पर टेलीपोर्टेशन की बात होती है। सोचो कितने सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ एक ही जगह पर डिस्कस करने वाले हैं। ओलेड में जो हम बना रहे हैं वो रिसाइकल प्लास्टिक ही बना रहे हैं। वैसे बच्चा आपको पता होगा 2022 के बाद हम लोगों ने जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर लिया है, जिसके लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मोदी जी को मिला था 2018 में, शायद आपको पता होगा। नयन वो आप समझ रहे जो मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, ठीक है। आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ओके सो आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। नयन मैंने जो बताया शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा खासा मार्केट में ओलेड चल रहा है हर जगह ओलेड है, सवाल ही नहीं LED वगैरह का, हर जगह ओलेड ही ओलेड चल रहा है। ओके एवरीवन, अब आपको हम लिए चलते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ। सुनो पहले ना नॉर्मल कंप्यूटर थोड़ा बताता हूँ, सुनो, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर से क्वांटम कंप्यूटर को समझना आसान होगा, ठीक है। सुनो, जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है दो, इनमें दो कोड होते हैं, ये बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। बाइनरी सिस्टम में दो कोड होते हैं, एक है 0, एक होता है 1, ऑन और ऑफ। बाइनरी सिस्टम दो पर काम करता है, एक होता है 0, एक होता है 1। सो बाइनरी सिस्टम किस पे काम करता है, एक 0 और दूसरा 1। तो नॉर्मल कंप्यूटर जनरली बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, जिसको हम कहते हैं 0 और 1। ओके और उसकी जो यूनिट्स होती है उसको हम कहते हैं बिट्स, ये बिट्स ही हैं 0 और 1, ठीक है, पहली चीज़। और इन्हीं बिट्स में 0 1 के फॉर्म में पूरा का पूरा जो डेटा है वो नॉर्मल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है।
लेकिन जब हम क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटर में एक्चुअल में हम क्वांटा का यूज करते हैं। क्वांटा क्या होता है? सुनो, किसी सबसे छोटी यूनिट्स के लिए टर्म जो होता है वो क्वांटा आता है। जब मैंने आपको बोला था क्वांटम मैकेनिक्स, तो मैंने बोला था सबसे छोटे पार्टिकल का बिहेवियर। तो यहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है वो क्वांटा पर बेस्ड होता है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल पर बेस्ड होता है। अब आप पूछोगे सर इसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है? देखो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, इन सब चीज़ों की बात होती है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, है ना, जो कि एक तरह का क्वांटम पार्टिकल है। आप सबको पता होगा इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स, किसी की बात करेंगे आप, इनकी ना स्पिनिंग होती है। अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो सुना होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग होती है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं +½ और एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं -½ ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की जो स्पिनिंग होती है, ठीक है, एक होता है क्लॉकवाइज स्पिनिंग और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग। एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग सो ये हो गया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। इस क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। जानते हो, इन्हीं को जैसे यहाँ पर बिट्स कहते हैं ना, यहाँ पर क्वांटा पार्टिकल्स होते थे, इलेक्ट्रॉन या फोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल, इस तरह की चीज़ें। सॉल्टी तो है बस, ठीक है, बहुत है, थैंक यू। ओके, देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज। सुनो दोस्त, होता क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं क्वांटा। यहाँ पर जो यूनिट्स होती है सब +1 और ½ 1, इसको हम बोलते हैं क्यूबिट्स। इसको हम बोलते हैं क्यूबिट्स। तो अगर मैं ये पूछूं कि हम क्वांटम कंप्यूटर में किस यूनिट्स में डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो आंसर होता है क्यूबिट्स। पता है आपको, ये क्यूबिट्स ही आया था जो 2022 के पीटी का क्वेश्चन था। क्यूबिट्स कहाँ होता है क्या? 2022 के प्रीलिम्स में क्यूबिट पे फालतू सा क्वेश्चन था, सीधा इन्होंने डायरेक्ट दे दिया था क्यूबिट्स वाला। तो फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हम यूनिट्स को क्यूबिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे नॉर्मल कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम में 0-1 तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं डेटा भेजने के लिए, उसी तरह यहाँ +-, यानी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की स्पिनिंग को यूज़ करते हैं, जिनको हम क्वांटा पार्टिकल कहते हैं। एग्जैक्टली। और इन्हीं क्यूबिट्स की मदद से ही हम डेटा को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। इन्हीं की मदद से हम डेटा को भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ओके एवरीवन, सो इन्हीं की मदद से हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। यहाँ तक मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए। अब सुनो, यानी ऐसा कंप्यूटर है जहाँ पर क्यूबिट्स की यूनिट होती है, इसमें डेटा भेजा जाता है, और सबसे बड़ी बात ये होती है इस कंप्यूटर को हैक करना पॉसिबल नहीं है। हैकिंग नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर जो है किस में काम कर रहे हैं? बाइनरी सिस्टम पर। और हमारा जो नया कंप्यूटर अभी जो पढ़ रहा है, इस पर काम चल रहा है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटिंग जो होता है, इसका जो प्रोसेस होता है, प्रोसेसर जो होता है बहुत फास्ट काम करता है, यानी कंप्यूटर की एक्यूरेसी लेवल काफ़ी फास्ट होती है, इसकी हैकिंग नहीं की जा सकती। असल में क्या है, सुनो, चाइना में ये न्यूज़ में आया कि चाइना ने दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट बनाया है, ठीक। और ये बात लिटरली सही है, क्योंकि चाइना ने सूर्य सैटेलाइट्स को, कम्युनिकेशन सिस्टम को क्यूबिट्स के रेफरेंस में किया है, यानी पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन है वो क्यूबिट्स यानी क्वांटम के रेफरेंस में किया गया है, इसीलिए उसको क्यूबिट्स कहा जाता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? उसको क्यूबिट्स का नाम दिया जाता है। अब जरा समझो यहाँ पे, ठीक है, इसको हैक करना पॉसिबल नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर भारत में भी जो इसरो है वो फ्यूचर में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है आगे भविष्य में जो हमारे सैटेलाइट्स होंगे या हमारे कंप्यूटर सिस्टम होंगे, वो भी क्वांटम्स की ही यूनिट्स में, जिसको क्यूबिट्स कहते हैं, डेटा को लेकर की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। इधर उधर की वगैरह को क्यूबिट्स के फॉर्म में भेजा जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ क्यूबिट की तरह की चीज़ों को हैक कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक बाइनरी सिस्टम पर ही चीज़ें बनी हैं, क्वांटम सिस्टम पर चीज़ें बनी ही नहीं हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब बात होती है क्वांटम इंटैंगलमेंट कैसे कहते हैं। देखो ऐसा होता है, क्वांटम इंटैंगलमेंट का मतलब होता है, बहुत ही अच्छी एक मूवी आपको बताता हूँ, जुड़वा।
आप में से काफी लोगों ने जुड़वा मूवी देखी होगी, जो पुरानी वाली सलमान खान वाली, ठीक है, नई वाली वरुण धवन वाली नहीं, जुड़वा मूवी। क्योंकि जुड़वा मूवी से क्वांटम इंटैगमेंट को समझाना बहुत ही आसान है, ठीक है। मान लो, समझो, मान लो जुड़वा मूवी में 2 सलमान खान पैदा होते हैं, कंसेप्ट समझना। ये 2 सलमान खान जो पैदा होते हैं, उस मूवी में क्या देखा था, जो एक्टिविटी ये सलमान खान करता है वही एक्टिविटी ये सलमान खान करता है, ठीक है। अभी दोनों पैदा होकर एक ही तरफ है, एक ही पास है, ठीक है। गलती से क्या हो जाता है, एक को कोई चुरा लेता है, स्टोरी समझने को, कोई चुरा लेता है और अमेरिका ले जाता है, ठीक है ना। देखो दोनों के बिहेवियर एक ही तरह थे, ये पैर चलाता था, ये भी पैर चलाता था, ये हंसता था, ये भी हंसता था, ये मारता था, ये भी मारता था। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। फिर मैंने क्या किया, इन जुड़वा के जो सलमान खान थे दोनों को मैं 2 अलग जगह ले गया, एक को भारत में ही रहने दिया, दूसरे को चुरा कर एक आदमी अमेरिका ले गया। अब अमेरिका रहकर वो सलमान खान वहाँ बड़े हो रहे हैं और ये इंडिया में सलमान खान बड़े। मूवी समझिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, होता ये है कि अगर यहाँ पर सलमान खान अपना हाथ चलाते हैं, ऑटोमेटिक अमेरिका में भी वही हाथ चलता है और उसी समय चलता है। ऐसा ही नहीं कोई सिग्नल वहां भेजा गया, फिर अमेरिका पहुंचा, फिर उसने हाथ चला, नहीं नहीं, जो चीज यहां पर हुई है वही एक्टिविटी सलमान खान अमेरिका में भी कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यही है कि ये जो क्वांटम इंटैगलमेंट है एग्जैक्टली इसी बिहेवियर को बताता है। ये कहता है कि इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग जो एंटी क्लॉक वाला जो बिहेवियर है, अपने आप ये दोनों साथ साथ बदलता है और इसी को हम कहते हैं क्वांटम इंटैगलमेंट। और ये चीज इस क्वांटम पार्टिकल्स में देखी जाती है। पहले बताओ ये लॉजिक जुड़वा वाला समझ में आया नहीं, तब तक मैं बिस्किट भी खा लेता हूं और आपका आंसर का वेट भी कर लेता हूं। जो मैंने जुड़वा मूवी समझाया, जुड़वा मूवी से आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं भाई। मुझे बताओ पहले चीज़ समझ में आया नहीं, क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल जुड़वा मूवी के उसी सलमान खान की तरह होते हैं। और यही जो रिसर्च है, यही जो क्वेश्चन है, ये भी इन्होंने यूपीएससी ने पूछ दिया। आप कोई इस तरह से एग्जाम्पल देकर नहीं समझाएगा इतने सिंपल तरीके से। और अगर इसके लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपने सलमान खान की जुड़वा मूवी नहीं देखी है तो पहले तो आप लोग जाकर आज सलमान खान की जुड़वा मूवी देखो। कुछ बोलना ही नहीं है, बच्चे तुरंत समझ गए, वाह, सिर्फ एक बच्चा समझा है। गुड, एक बात और समझना है यहाँ पे, जगन्नाथ जी नाम तो इतना बढ़िया है। हम ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग पोजीशन में स्पिनिंग करते हैं, ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, ओके। और जो बिहेवियर यहाँ इलेक्ट्रॉन का बदलेगा ना, उसी तरह का बिहेवियर ये वाले इलेक्ट्रॉन का भी बदलता है। यानी क्वांटम पार्टिकल्स का बिहेवियर ऐसे ही होता है, जो नेचर में ढूंढे गए हैं, जिन पे स्टडी की गई है। और इसी बिहेवियर के बेस पर, इस पार्टिकल के बेसिस पर, इस पार्टिकल की एक्टिविटी भी हम मेज़र कर सकते हैं। जैसा बिहेवियर ये होगा उसका बिहेवियर इसका भी होगा। इसी चीज़ों के लिए क्वांटम पार्टिकल्स और क्वांटम बिहेवियर कहते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं इंटेगलमेंट। इंटेगलमेंट का मतलब होता है दोनों एक दूसरे के साथ बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं और इसकी मदद से हम लोग टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। टेलीपोर्टेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो अभी तक कोई हैक किया नहीं है, लेकिन ये है सुभाश्री एकदम हैक करके ही मानेगा। कह रहा है सर इट मीन्स इफ एनीवन ट्राई टू हैक वन ऑफ द क्यूबिट्स देन इफ ही पॉसेस अनदर वी कैन रेगुलेट द अदर वन एंड डिस्ट्रॉय द मोटिव इट इज 100%। पर शुभाश्री कंस्ट्रक्टिव बनो, डिस्ट्रक्टिव नहीं। जिन चीज़ों के बारे में लोग अभी तक कर नहीं पाए वो तुम ही करने वाले हो दोस्त, है ना। सब यहाँ खुराफात बैठे हैं, कोई यहाँ जोड़ने की बात नहीं कर रहा है, सब यहाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं। आज पूरे देश में चल क्या रहा है, यही सब चल रहा है, सब तोड़ोगे, कोई कंस्ट्रक्टिव बात ही नहीं कर रहा है। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम से तोड़ेगा, कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट के नाम से तोड़ेगा, कोई तेलंगाना आंध्र प्रदेश तोड़ेगा, कोई वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, मतलब अगल बगल स्टेट तोड़ेगा, फिर नदियाँ तोड़ेगा, रीजन तोड़ेगा, लैंग्वेज तोड़ेगा, देश तोड़ेगा, चल ही रहा है यही, ठीक है, चलिएगा।
सब तोड़ने की बात कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं आज देश में एक नया गांधी चाहिए, कम से कम कोई ऐसा व्यक्ति भी हो भारत में जो जोड़ने की भी बात करता हो। कोई नहीं, हमारे बच्चे इसी में से कोई अगला गांधी बनेगा। आइए, एक बात बताओ, अगर सलमान खान को मैं 2 जगह भेज दूं तो मतलब क्वांटम पार्टिकल्स को मैं क्वांटम इंटैचमेंट की बात 2 जगह भेजूं तो एक को अर्थ पे और दूसरे को मार्स पे, एक को अर्थ पे और दूसरे को मार्स पे, तो ये बताओ अर्थ से मार्स पे सिग्नल जाने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ज़्यादा। इवन सबसे फास्टेस्ट आइंस्टाइन ने बोला इस दुनिया में अगर कोई चीज़ चलती है तो वो क्या है? प्रकाश, लाइट की स्पीड। आइंस्टाइन ने बोला इस पूरे ब्रह्मांड में, आइंस्टाइन ने बोला कि इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य से तेज चलने वाली रोशनी के से तेज कोई भी चीज़ नहीं चलती। यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा तेज चलने वाली कोई चीज़ है नहीं। और यहाँ क्वांटम पार्टिकल के बिहेवियर को अगर आप देखो, जो चीज़ आप अर्थ पे कर रहे हो वो तुरंत वो चीज़ आपको मार्स में अगर होती आ रही है, तो इस कंसेप्ट के हिसाब से तो आइंस्टाइन गलत है। पहले बताओ जो हम बोल रहे हैं वो सही है गलत है? आइंस्टाइन तो गलत हुए कि नहीं हुए? जल्दी बताओ आइंस्टाइन गलत हुए या नहीं हुए? जिस हिसाब से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ उस हिसाब से तो आइंस्टाइन यहाँ गलत हुए कि नहीं हुए? जल्दी बोलो बच्चों, जस्ट टेल मी। आइंस्टाइन ने इसीलिए क्वांटम पार्टिकल को आइंस्टाइन ज़्यादा समझ ही नहीं पाए। वो बोले, आइंस्टाइन बोले जो क्वांटम पार्टिकल हैं उनको उन्होंने कह दिया भाई ये स्पूकी पार्टिकल है। ये कौन है? स्पूकी है। अगर आप स्पूकी शब्द के बारे में जाकर खोजना चाहोगे तो आपको मिलेगा भयावह, खतरनाक, है ना। स्पूकी के अगर बारे में अगर आप देखो आप खुश हैं, क्योंकि असल में क्या था, आइंस्टाइन को चीज़ें ज़्यादा समझ में आई ही नहीं। देखो स्पूकी कह के वो बच के भागे। उन्होंने कहा जो 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 ये चीज़ें हम बात कर रहे हैं स्पूकी, वो क्या है? एक तरह से स्ट्रेंज है या फ्राइटनिंग है। कल मैंने आप लोग को एक चीज़ पढ़ाई थी, याद है? न्यूट्रिनो। एक चीज़ बताना रह गया। न्यूट्रिनो को पता है हम लोग घोस्ट पार्टिकल भी कहते हैं। ये कुछ नाम है बच्चा, थोड़ा ध्यान रखना। क्वांटम पार्टिकल को आइंस्टाइन ने क्या बोला? स्पूकी है। क्या बात है। हमको लगता है या तो हम अच्छा पढ़ाते हैं और या तो तुम लोग बहुत अच्छे हो। दो में से एक चीज़ तो ज़रूर होगा, क्योंकि हर बच्चा यस सर समझ आ गया है ना। इसमें से कौन सी बात सही है ये आप ही तय कर दीजिएगा, फिर हम बाद में बताएंगे क्या है सही इसमें। तो बच्चा ये सारी चीज़ें हैं, और इसी को ना टेली मतलब बहुत दूर होकर इस तरह के बिहेवियर को हम टेलीपोर्टेशन के नाम से भी जानते हैं। अब मुझे लगता है मेरे किसी बच्चे को टेलीपोर्टेशन को समझने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। अच्छी तरह जो मेरे बच्चे हैं वो टेलीपोर्टेशन समझ सकते हैं। ओके, तो अब मुझे नहीं लगता है यहाँ किसी को टेलीपोर्टेशन के बारे में समझने में कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे चलते रहिए, साइंस सेट एक बहुत मज़ेदार है। नहीं आप लोगों को मज़ा आता है कि नहीं आता? मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा सब्जेक्ट डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब आपको लिए चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ।
मिस्टर इंडिया। टॉपिक का नाम है मिस्टर इंडिया। सर आज बड़े फनी मूड में आप लग रहे हैं। नहीं भाई, टॉपिक ही मज़ेदार है। तुम क्या सोचते हो हम तुमको रुला दें, सुला दें, झिला दें, पका दें? नहीं नहीं। तो टॉपिक का नाम है मिस्टर इंडिया। कुछ बच्चे भी सोच ही रहे हैं क्या रीज़न है। आइए अब आपको लिए चलते हैं मिस्टर इंडिया की तरफ। अब सर ये मिस्टर इंडिया का लॉजिक क्या है? मिस्टर इंडिया का लॉजिक है मेटा मटेरियल्स। एग्जैक्टली, मिस्टर इंडिया का लॉजिक है मेटा मटेरियल्स। अब सर ये मेटा मटेरियल्स क्या होते हैं? टेंशन मत लो सर, बहुत मज़ा आने लगा है साइंस में। ओफ, देख रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको प्यार हो गया है साइंस एंड टेक से। और लिखते रहिए, हम अंत में बात करेंगे, है ना। मेटा मटेरियल, देखो मेटा मटेरियल क्या होता है समझो। मेटा मटेरियल क्या होता है? ऐसी चीज़ें होती हैं, मेटा मटेरियल ऐसी चीज़ें होती हैं जो एकदम समझो मिस्टर इंडिया की तरह, मिस्टर इंडिया की तरह। जो आपको गायब कर देता है। पर तो ये बताओ कि आप लोग कभी मेटा मटेरियल जैसी चीज़ें आएंगी ना तो सीधे कह देना एग्जैक्टली ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पूरी तरह से गायब कर सकती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं मेटा मटेरियल। इन्हीं को हम कहते हैं मेटा मटेरियल। ओके, ये है आपका मेटा मटेरियल। आप सुनो मेटा। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई इमेज हम देखते हैं, जब भी कोई इमेज हम देखते हैं, ठीक है, समझो मान लो ये हम हैं और ये आप हो। आपको अगर मैं देखता हूं तो क्यों देखता हूं? क्योंकि जो लाइट्स आपकी तरफ आती है ना वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों की तरफ आती हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। अगर एक बात बताओ, कुछ ऐसी चीज हो, समझना आप, कुछ ऐसी चीज हो जहां जो लाइट आप पे पड़ रही है, जहां जो लाइट आप पे पड़ रही है ना, वो लौट कर ही ना आए। कुछ ऐसा सील्ड हो जो लगा दिया जाए। तो ये जो रिफ्लेक्शन अगर ना हो तो आप विजिबल होंगे, इनविजिबल होंगे? ऑफ कोर्स आप इनविजिबल हो जाएंगे। यानी कोई ऐसी कोटिंग, जैसे आप लोगों ने स्टिल टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, याद होगा, कोई ऐसी कोटिंग या इस तरह की चीज, कोई ऐसी कोटिंग या इस तरह की चीज जो लाइट को रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ लौट के ना आने दे, जो लाइट को रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ ना आने दे। तो जो लाइट को रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ नहीं आने जाएगा वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी। अब मैंने अभी आपको बोला कि आपको मेरी शक्ल इसीलिए दिखती क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ होगी जो रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आ रही होगी। ओके, अच्छा, तो ये कैसे हो सकता है? बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही समझना है, रिफ्लेक्शन को रोक दें। कैसे हो सकता है? कोई ऐसी चीज़ हो जो विजिबल लाइट इस तरह की चीज़ों को एब्जॉर्व कर ले। पहला, कुछ ऐसा हो जो इन चीज़ों को एब्जॉर्व कर ले। कुछ ऐसा हो जो इन चीज़ों को एब्जॉर्व कर ले, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? जो
कुछ ऐसा हो जिन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर ले, नंबर 1। दूसरा क्या है? दूसरा कुछ ऐसी चीज़ हो, ओके। नंबर 2, कुछ ऐसी चीज़ हो, जरा समझना, जो इनविजिबल लाइट्स को, जो इनकी तरफ आ रही हो, देखना, जो विजिबल लाइट की तरफ आ रही हो उनको डेविएट कर दे, उनको डेविएट कर दे। तो या तो एब्जॉर्ब कर ले और या तो डेविएट कर दे, पर वो रिफ्लेक्ट होके आने ना दे, पर वो रिफ्लेक्ट होके आने ना दे। और अगर रिफ्लेक्ट होके आने नहीं देगा तो अल्टीमेटली सामने का जो ऑब्जेक्ट होगा पता नहीं चलेगा। अब आप बोलोगे सर क्या इस तरह की चीज़ें बनी हैं? बनी है, लेकिन दोस्त बहुत कम मिलीमीटर के साइज को ही हम अभी तक इनविजिबल कर पाए हैं, इसलिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मतलब सब अभी तक हम लोगों ने इस तरह की चीज़ों को नहीं बना पाया। एग्जैक्टली कहने का मतलब तो यही कि अभी तक हम लोगों ने इन चीज़ों को नहीं बना पाए हैं। ओके एवरीवन, और आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया मेटा मटेरियल। अगला देखो कुछ कंसेप्ट इसको हम कहते हैं BIS। पहला कहते हैं BIS। चलो देखो 2-3 चीज़ें हैं जो जरा समझना। एक है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक होगा ISI, एक होगा इकोमार्क और एक होगा एक मार्क। सो BIS, ISI, इकोमार्क और एक मार्क, ये 4 चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। BIS, ISI, इकोमार्क और एक मार्क। BIS को कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसको हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS जिसको हम कहते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISI जो होता है वो इंडियन नॉर्म्स को फॉलो करता है। इकोमार्क इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों के लिए होता है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों के लिए होता है। एक मार्क जो होता है वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए होता है। ये जो होता है वो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से जुड़ी चीज़ें होती हैं। तो 4 अलग अलग टर्म्स हैं जो ज़रा देखना है स्क्रीन पर, जो आपको समझाना है, ज़रा समझना है इन चीज़ों को। पहला जिसको कहते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, दूसरा जिसको कहते हैं ISI, ठीक है, दूसरे से कहते हैं ISI। तीसरा जिसको कहते हैं इकोमार्क और चौथा इसे कहते हैं एक मार्क। देखो हम जब भी किसी चीज़ को लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से, तो उसका एक सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग कहते हैं ना, गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जो भी सामान मार्केट में आता है, जिन चीज़ों को हम खाते हैं, उनसे कुछ भी हो सकता है, उल्टी सीधी चीज़ें, कुछ भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जिम्मेदारी किसकी है? लोगों ने शराब पिया और मर गए, तो यहाँ जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ठीक है, तो यहाँ सरकार जिम्मेदार। सरकार कहती है ऐसा है, जो मेरे नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करो। ये नॉर्म्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, पहले यहीं से शुरू करते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये जो BIS सर्टिफिकेशन है ना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री है, इसके अंदर ही लाए गए है ना, इसके अंदर ही लाए गए और इसके अंदर ही लाकर ये अपने काम को करता है ना। ये क्या करता है? 3 तरीके से काम करता है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है BIS? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन,
जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसी के अंदर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट करके 1986 में लाया गया था। और इस एक्ट के कारण क्या है, ये एक्ट क्या करता है, चीज़ों को सर्टिफाई करता है, हर चीज़ों को जो मार्केट में लाया जाता है। किन किन चीज़ों को सर्टिफाई करता है जरा समझो। एक तो एक स्टैंडर्ड फार्मूलेशन बनाता है। क्या करता है, एक स्टैंडर्ड फार्मूलेशन बनाता है। कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है कि स्टैंडर्ड फार्मूलेशन को फॉलो कर कर आनी चाहिए, है ना। उसका एक स्टैंडर्ड फार्मूलेशन होना चाहिए जिसके तर्ज पे वो चीज़ बननी चाहिए मार्केट में आने के पहले, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है, सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। दूसरा सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़, उस चीज़ को गवर्नमेंट एजेंसी से, उस चीज़ को गवर्नमेंट चीज़ों से क्या होना चाहिए, सर्टिफाई होना चाहिए। तो सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ है जो होना चाहिए। दूसरी चीज़ सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। तो पहला स्टैंडर्ड फार्मूलेशन होना चाहिए, दूसरा सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, दूसरा। और तीसरा लेबोरेटरी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। तीसरा जो है लेबोरेटरी टेस्टिंग होनी चाहिए उन चीज़ों की। तो चीज़ें हैं उनकी लेबोरेटरी टेस्टिंग भी होनी चाहिए। तक स्टैंडर्ड फार्मूलेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, और तीसरा जो है वो लेबोरेटरी टेस्टिंग होनी चाहिए। इन तीनों चीज़ों के बाद ही ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन मिलता है, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करके ही किसी चीज़ को बनाया जाए और आपके लिए लाया जाए। आईएसआई क्या कहता है, असल में क्या है, आईएसआई एक तरह से बीआईएससी है। ये क्या करता है, इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो कराता है। यानी आप कोई अगर डब्बा ले लें पानी का, पानी की बोतल ले लें, मेरे सामने तो ऐसा कोई बोतल है नहीं, ओके, होता तो मैं आपको दिखा सकता था। उसमें आईएसआई लिखा होता है, उसमें आईएसआई लिखा होता है, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। और आईएसआई जो है वो बीआईएससी है एक तरह से, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आईएसआई जो है वो एक तरह से बीआईएस ही है। वहीं पर आपको लिए चलते हैं इको मार्क के बारे में। इको मार्क जो है एक्चुअल में बताऊं तो ये पूरा का पूरा जो इको मार्क स्कीम है वो MOEF और CC के अंदर आता है। जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट है ये जिस मिनिस्ट्री के अंदर आता है उसका नाम है MOEF एंड CC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये चीज़ जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये होता है MOEF और CC। सो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये MOEF एंड CC के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें 16 कैटेगरीज के फूड आइटम्स वगैरह को रखा गया है, ठीक है। ये भी जो होता है अगर देखा जाए तो इसको भी BIS ही सर्टिफाई करता है। तो BIS आपको ISI देता है, BIS आपको क्या देता है, आपको इको मार्क भी देता है। तो BIS ही आपको क्या देता है, आपको इको मार्क भी देता है। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं। 16 कैटेगरीज की चीज़ें हैं जो जिनको इको मार्क्स दिया जाता है, जो फूड, मेडिसिन, केमिकल्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, गुड्स, पेपर्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स, पैकेजिंग मटेरियल, इन सब चीज़ों को लिया जाता है इसके अंदर। और इन सब के अंदर क्या होता है कि जो भी जेन्युइन चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं उससे एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये लोगों को बताया भी जाता है। एक मार्क जो होता है वो एक्चुअल में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के नाम से बोलते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करता है कि जो भी सीरियल और सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उनमें साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किए गए हैं, न्यूट्रिएंट्स, क्वालिटीज़ उसको मेंटेन किए गए हैं। ये चीज़ जनरली आपको बेस्ट हाइजीनिक कंडीशन ऑफ फूड देती हैं, ये फूड के बेस्ट हाइजीनिक कंडीशन आपको देती हैं। ओके, एक मार्क सर्टिफिकेशन पूरी तरह से देखा जाए तो हमारे अपने गवर्नमेंट एजेंसीज जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग और इंस्पेक्शंस होते हैं वही इसको पूरा संचालित करते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा। तो ये हो गया एग मार्क के बारे में। ये तीनों की तीनों चारों चीज़ें जो हैं थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिस ऑल द 4 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। और आगे आपको लिए चलते हैं ब्लैक बॉक्स के बारे में। एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स। देखो ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स जो जनरली एरोप्लेन्स वगैरह में जब हादसे हो जाते हैं तो इनको ढूंढा जाता है, ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है।
जब एरोप्लेन वगैरह में हादसे हो जाते हैं तो ब्लैक बॉक्स को हम ढूंढते हैं। ब्लैक बॉक्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक जिसको कहते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा इसको कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। बताता हूं, देखो अगर हम ब्लैक बॉक्स की बात करें, अगर हम ब्लैक बॉक्स की बात करें, ब्लैक बॉक्स अभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस केस में ब्लैक बॉक्स में, पहले तो एक बात बता दूं, इसमें जनरली दो कंपोनेंट आते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर। एक जिसको हम कहते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, एक जिसको हम कहते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा से कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। दो चीजें, दूसरा जिसे हम कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। दो चीज़ें हैं इसके अंदर, पहला है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। ये दो चीज़ें आती हैं इसके अंदर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्या करता है? कॉकपिट के अंदर होने वाली आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। अगेन आई रिपीट, कॉकपिट के अंदर होने वाले वॉइस को रिकॉर्ड करता है। ये होता है एरिया जिसको हम कॉकपिट कहते हैं। एरिया होता है जिसको हम कॉकपिट कहते हैं, जो आप पिक्चर से समझ सकते हैं। असल में कॉकपिट में किस तरह की बातें हो रही हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे कॉकपिट किसको बोल रहे हैं। इस सारी बातें जो होती हैं अंदर, जो डिस्कस होते हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिग्नल देने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो बोल रहे होते हैं। एरोप्लेन इस एरिया से गुजर रहे हैं, सारे इन्फॉर्मेशन, तो कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डिंग किए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़, ये सारे के सारे पिक्चर्स हैं वो आपको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वाले देख सकते हैं। तो आपको बहुत सारे यहाँ पे पिक्चर्स दिखा रहे हैं। एक तो ये चीज़ें हो गई। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आपने देखी थी वो क्या देखी थी? दूसरी चीज़ आपने देखी थी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, यानी जब प्लेन उड़ रहा था उस समय प्लेन की कंडीशन क्या थी, फ्लाइट के इंफॉर्मेशंस के बारे में, फ्लाइट की स्पीड कैसी थी, फ्लाइट की कंडीशन कैसी थी, इन सब के बारे में बताने वाला। और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये ब्लैक बॉक्स के अंदर होती है। ब्लैक बॉक्स ऐसी चीज़ों का बना होता है जो बहुत ज़्यादा हाइट से, बहुत ज़्यादा स्पीड से गिरने के बाद भी टूटते नहीं हैं। ये कुछ ऐसे मेटल, ऐसे एलॉयज के बने होते हैं। दूसरी चीज़, ब्लैक बॉक्स जो होते हैं वो ब्लैक कलर के भी नहीं होते हैं। और एक बात और बताता हूँ, ब्लैक बॉक्स हो सकता है ये प्लेन कहीं क्रैश होके पानी के अंदर गिर रहा हो। पानी जो इतना बड़ा होता है, पता कि चलेगा कि इस पानी में इतनी गहराई के अंदर यहाँ पे कोई प्लेन गिरा थी। यहाँ पर एक चीज़ और होती है, अंडर वाटर लोकेटर बेकॉन को यूज़ करते हैं, यूएलबी कहते हैं इसको, अंडर वाटर लोकेटर बेकॉन। इसको हम कहते हैं अंडर वाटर लोकेटर बेकॉन, यूएलबी के नाम से जानते हैं। ये जो अंडर वाटर लोकेटर बेकॉन है ना, यूएलबी, अंडर वाटर लोकेटर बेकॉन, ये यूएलबी जो होता है, जैसे अंडर वाटर लोकेटर बेकॉन कहते हैं, ये जैसे ही पानी को टच करता है, ये जैसे ही पानी को टच करता है चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं। ये जैसे ही पानी को टच करता है ये एक्टिव हो जाता है, और जब एक्टिव हो जाता है तो उसके अगल बगल से वेव्स निकलने लगती हैं। और वेव्स से ये पता चलता है अगर उधर से आसपास कोई शिप या चीज़ें गुजर रही हैं या एरोप्लेन है, तो वेव्स वहाँ तक रिसीव होते हैं और वो बता देते हैं यहाँ पर इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी यहाँ पर इस तरह के चीज़ें होंगी जहाँ पर हादसा हुआ है। और जैसे पानी को छूता है एक्टिव हो जाता है। इसके भी ड्यूरेशन होते हैं, कभी बोला जाता है कि 7 दिन तक, कभी बोला जाता है 15 दिन तक ये वेव्स निकलते रहते हैं उन जगहों से, और कई किलोमीटर तक के रेंज में जाते रहते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का होता है, वो भी आप गलत है। अंधेरी जगह, कहीं ऐसी जगह ब्लैक कलर तो और नहीं दिखेगा, ये जनरली ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है, लेकिन जब इसको शुरू से नाम बोला गया तो ब्लैक बॉक्स ही बोला गया, नहीं तो याद रखिएगा एक्चुअल में ऑरेंज कलर के होते हैं। ये एक्चुअल में क्या होते हैं? ये ऑरेंज कलर के होते हैं। ये एक्चुअल में जो होते हैं वो किस कलर के होते हैं? ऑरेंज कलर के होते हैं। ओके एवरीवन, ये आपके ऑरेंज कलर के होते हैं। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया था ब्लैक बॉक्स के बारे में।
एक चीज़ और आपको लिए चलते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइक्लोसैन, जिसको हम कहते हैं ट्राइक्लोसैन। क्या है ये ट्राइक्लोसैन? देखो ऐसा है जैसे हम लोग कोई फोम लेते हैं या कोलगेट जैसी टूथपेस्ट लेते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो झाग देती है, झाग है ना, उनको एक्चुअल में हम ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के रूप में यूज़ करते हैं, जिनमें फेस वॉश हो सकता है, टूथपेस्ट हो सकता है, डिओडेंट हो सकता है, उन सब में ट्राइक्लोसॉन ही होता है। तो ट्राइक्लोसॉन एक ऐसा ग्रेडियंट होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है जो हम जनरली ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, जैसे फोम या उस तरह के, जैसे फेस वॉश में, टूथपेस्ट में और या तो डिओड्रेंट्स में। जनरली ये जो होते हैं इनको एंटीबैक्टीरियल भी माना जाता है ना, ऐसा माना जाता है ये बैक्टीरिया वगैरह को मारने की कोशिश करते हैं। और बताऊं तो बहुत सारे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को इन्फेक्शन ना होने दें, उस तरह की चीज़ों को, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पर ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ओके, और ऐसा बोला जाता है कि ट्राइक्लोसॉन वगैरह के अगर इफ़ेक्ट्स में ह्यूमन बॉडी आती है तो जो थायराइड हार्मोन है उसमें कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, जो कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी बोला जाता है कि ट्राइक्लोसॉन के ज़्यादा एक्सपोजर हो जाने से कोई एंटीबायोटिक वगैरह जो होता है वो क्या होता है, वो असल में वो उनमें क्या होता है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस आ जाता है। यानी किसी बैक्टीरिया वगैरह को बार बार ट्राइक्लोसॉन से मारने की वजह से उनमें कई ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जिसके खिलाफ से उनमें इम्यूनिटी भी देखी जाती है। और इसके अलावा यह भी बोला गया है कि अगर लॉन्ग टर्म में अगर एनिमल्स की बॉडी पर ट्राइक्लोसॉन का यूज़ होता है तो स्किन कैंसर भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए 1997 में अमेरिका की एजेंसी है जिसका नाम है FDA। ओके, अमेरिका की एजेंसी है जिसका नाम है FDA ने सीधे सीधे बोला था कि इस तरह की चीज़ों को उन्होंने मना कर दिया था। ट्राइक्लोसॉन का यूज़ जो था कोलगेट में, जो टोटल टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है, इस तरफ चीज़ों को उन्होंने चेक किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इन चीज़ों को वहाँ पर बैन कर दिया, है ना, उस तरह की चीज़ों को यहाँ पर बैन कर दिया, है ना। जैसे माउथ वाउथ में नहीं आपका अल्सर या जिंजीवाइटिस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, है ना, वो देखा गया था कि जब टूथपेस्ट वगैरह में जब हम ट्राइक्लोसॉन यूज़ कर रहे हैं तो माउथ के अंदर जो जिंजीवाइटिस वगैरह हो जाता है, इन्फेक्शन बैक्टीरियल, उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन यहीं पर बोलूँ तो इंडिया में अभी भी ट्राइक्लोसॉन धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है, पर अमेरिका वगैरह में इनमें काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, ठीक है। बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वगैरह में इस तरह की चीज़ों का यूज़ अब नहीं हो रहा है। ओके, याद रखिएगा। फाइन, ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी इस चैप्टर में। एक चीज़ और, पॉलीथिलीन टेरिप्थेलैट के बारे में। पॉलीएथिलीन टेरिप्थेलैट क्या होता है? PET जिसे कहते हैं। आप लोगों ने पॉलिस्टर सुना होगा, पॉलिस्टर, है ना, जिसके कपड़े वपड़े किसी ज़माने में आते थे। और ये जो होता है एक ज़्यादातर इस तरह की चीज़ों को जो हम एक तरह का लाइट वेट प्लास्टिक होता है, उस तरह की चीज़ों में पॉलीथिलीन टेरिप्थेलेट का यूज़ करते हैं। अगेन रिपीट, पॉलीएथिलीन टेरिप्थेलेट का यूज़ करते हैं। जनरली जो होता है ये पैकेजिंग ऑफ फूड एंड बेवरेजेस में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। और बताऊं तो ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं। ये जो होते हैं ये रेयॉन, वूल, कॉटन, रेनफोर्सिंग इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में मिलाकर इसको यूज़ कर, रेयॉन, इस तरह चीज़ों में इसको मिलाया जाता है, वूल वगैरह में। PET जो होता है एक प्लास्टिक होता है जो कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है, और साथ ही साथ इनमें BPA नहीं होता है। सुनते जाना, पॉलीएथिलीन टेरिप्थेलेट का बता रहा हूँ, इसमें जनरली BPA नहीं होता। BPA जो बाइस्फेनॉल एसिड BPA के नाम जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है। ये वही BPA होता है जो आपके पेपर में 2021 में पूछा भी गया था, हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। और पहले ज़माने में जो हार्ड प्लास्टिक होते थे उनमें इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता था, हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक था, है ना, कैंसर वैंसर देता था। इसलिए प्लास्टिक जब कभी स्टैंडर्ड आप लेते हैं उसमें लिखा होता है BPA फ्री, इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। PET जो है इस बारे में आपको बताऊं तो 60 to 70% जो होता है डिग्रेडेड होता है। पॉलीथिलीन जो टेरिप्थेलेट होता है वो
जो पॉलिस्टर है ना, पॉलिस्टर को ही हम बोलते हैं, वो एक्चुअली में देखा जाए तो डिग्रेडेड है, ठीक है, पर पूरी तरह से डिग्रेडेबल नहीं होता है, इसलिए इसको पूरी तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में हैं, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि ये कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, मेंस्ट्रुअल प्रेगनेंसी इश्यूज़, ये सारी चीज़ें देता है, ठीक है। सो मिला जुला के बोलो तो पीटी का भी बड़ा मिक्सिंग टाइप का स्टेटमेंट है इनको लेकर, ठीक है। इनको यूज़ किया जाए ना किया जाए, ठीक है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था, जो अल्कोहल की बॉटल्स है वो इन्हीं पेट्स की बनाई गई थी और उन्हीं के अंदर अल्कोहल दिए जाते थे, उन्हीं पेट्स के अंदर, काफ़ी ड्यूरेबल होते थे। तो वहाँ पर बाद में वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो कार्बोनेटेड होते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जो थोड़ी सी आपको मिसलेनियस टॉपिक में मुझे बताना था और मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आपको लिए चलते हैं कुछ टॉपिक्स की तरफ और हमारे पास बचते हैं अभी 40 मिनट के आसपास टाइम। एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, पहले आपको वहीं ले चलते हैं, ठीक है, आपको वहीं लिए चलते हैं। कुछ मिसलेनियस टॉपिक में और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ, सुनिएगा। पहले क्वेश्चन आया, जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Sir, after study class, I try to read the particle physics from your book. I try to follow your class sequence, but it is little bit confusing for me as some parts are in particle physics chapter, some parts in previous universe chapter. So how I can study it properly and how to make notes from it? Please give some advice at the end of the class. अनीस, देखो ऐसा है बच्चा कि पार्टिकल फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक था जो यूनिवर्स के साथ इंटरडिसिप्लिनरी था, और यूनिवर्स जो है एक्चुअल में वो ज्योग्राफी का टॉपिक आता है। आप जैसे लियोंग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो हमेशा आपको यूनिवर्स वहाँ मिलता है, और पार्टिकल फिजिक्स जो चैप्टर था वो काफ़ी हद तक यूनिवर्स पर बेस्ड था। तो पार्टिकल फिजिक्स में एक्चुअल में हमने किसके बारे में जानकारी दी? यूनिवर्स के बारे में दी। इसीलिए मैंने कहा आप यूनिवर्स एक बार देख लेना, यूनिवर्स एक बार देख लेना। वो अलग बात है कि यूनिवर्स मैंने आपको यहाँ पर नहीं पढ़ाया, क्योंकि यूनिवर्स एक्चुअल में ज्योग्राफी का पार्ट है। आपको लगता है मैं आपको अर्थ पढ़ाऊंगा, सोलर सिस्टम पढ़ाऊंगा, कजार पढ़ाऊंगा, कमेट्स पढ़ाऊंगा, एस्टेरॉइड्स पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं टेक्नोलॉजीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, पर ऐसा है नहीं। और ऐसा है कि जहाँ पर ज़रूरत यूनिवर्स में थी वहाँ मैंने यूनिवर्स में डाला था, जहाँ चीज़ें पार्टिकल फिजिक्स में डाली थी, मैं आपको साइंस टेक पढ़ा रहा था, मैं आपको पार्टिकल फिजिक्स लेकर चला था। एक आध दो कंसेप्ट ऐसे थे जो पीछे की चीज़ों से जुड़े थे यूनिवर्स से, तो चीज़ें आपको यूनिवर्स से मैंने जोड़ी थी, लेकिन मैंने किताब में यूनिवर्स भी लिख दिया था ताकि आप उसको भी ठीक से पढ़ लो। यूनिवर्स भी लिख दिया था, ठीक है, जबकि मैं यूनिवर्स आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला नहीं था। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जरा समझिएगा, ठीक है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप मुझसे पूछ लीजिए। मेरा जो सिलेबस था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं समय से पहले जाऊँगा नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जाऊँगा तो मैं अपने टाइम से ही 4 बजे। अगर आप पे कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिए, और नहीं तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको करा देता हूँ, ठीक है, जिससे टाइम को हम लोग यूज़ कर सकें। और क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आपको एक कॉन्फिडेंस ही देगा, क्वेश्चन पेपर आपको कॉन्फिडेंस ही देगा। देखो ऐसा है कि अनिल, आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं ये एक्चुअल में ना हेल्थ एंड डिजीज़ का है। प्लीज़ डिस्कस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, WHO कंसर्न दिस, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट आपसे कह रहा हूँ कि हेल्थ और बायोटेक से जुड़े कोई क्वेश्चन मुझसे आगे से नहीं पूछेंगे, इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। एक क्वेश्चन आया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। देखो बहुत सारे केसेस हैं जो ड्रग रेजिस्टेंस वाले केसेस और माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले केसेस जो हैं न्यूज़ में रहे, ठीक है, जिसको आप बहुत सारे नाम से भी जानते हैं। जैसे कहीं आप उसको MDR कहते हैं, कहीं आप XDR कहते हैं, सब बहुत सारे नाम है। MDR है ना, MDR प्लस है, XDR, इस तरह बहुत सारे नाम हैं जो कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह में मिल जाते हैं। आज लेकिन याद रखिएगा, हेल्थ और बायोटेक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन मत पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि रीज़न क्या है, मैं आपको 9 चैप्टर ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और इन्हीं 9 चैप्टर्स पे हम लोग यहाँ बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास टाइम है ना, आपके डाउट सेशन ले लेता हूँ, जो है पूछते जाइए, पूरे आज तक जो भी पढ़ाया है सब आपको फटाफट। और हाँ, कोर्स मैंने ख़त्म कर लिया है, कोर्स मैंने ख़त्म कर लिया। करेंट्स वगैरह के मैंने बोला हमेशा टच में रहे, इस साल, अगले साल, अगला साल, वो मैंने आपको बोल ही दिया है, ठीक है। और आप सब लोग जुड़े ही रहिए, क्योंकि टेलीग्राम इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, जो मैंने आपको बार बार बोला है। यूट्यूब पे मैं कहाँ वीडियो बनाता हूँ मुझे खुद नहीं पता होता है, समय के साथ मैं बदलता रहता हूँ, ठीक है, तो आपको करेंट्स वहाँ मिलते रहते हैं। इस साल दे रहे हैं, अगले साल दे रहे हैं, अगले साल दे रहे हैं।
बाकी आपके जो जूनियर्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स, साइंस टेकर वगैरह, इन्वायरमेंट्स अगर हमसे वगैरह सीखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है। ये ड्रग रेजिस्टेंस का केस होता है। देखो कई ऐसे इन्फॉर्मेशन, जैसे एक केस होता है सुपर बग का। जब आप पूछ रहे हैं थोड़ा छेड़ा है मुझे तो बता रहे, लेकिन फिर बता रहा हूँ, आगे से मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ठीक है। इस तरह के हेल्थ सुपर बग। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में 10-12 साल पहले आ चुका था MRSA इन्फेक्शन के नाम से। ये सारे के यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना, एंटी माइक्रोबियल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कुछ भी बोलिए ना, ड्रग रेजिस्टेंस कुछ भी बोलिए, MRSA इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। इनको हम कहते हैं MRSA इन्फेक्शन के नाम से, ठीक है। इनको हम कहते हैं MRSA। मैंने चैप्टर नंबर 9 बोला था, आप पढ़ लेना। ये जो क्वेश्चन मेरे पास आया है 2020-22 का, वो यही है। आप में से सबको पता होगा कि ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, जहां कोई भी जाकर ओपनली वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ठीक है। कोविन आप सब जानते हैं, हमने ओपनली जाकर वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया। आरोग्य सेतु भी आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दवा वाला। डिजी लॉकर में भी कर सकते हैं और दीक्षा में भी नॉलेज लेने के लिए यहाँ जा सकते हैं। ये चारों प्लेटफॉर्म ओपन है। ये चैप्टर नंबर 9 है जो क्वेश्चन मेरे साथ सामने आया हुआ है। साइंस क्वेश्चन के आंसर लिखने का एक क्वेश्चन आपको मॉडल आंसर मैं दे दूंगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। इसको खत्म कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको एक मॉडल आंसर दे देता हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने आपको करा देता हूँ, तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनके आंसर्स कैसे लिखने होते हैं। स्पंदन में आपको एक आंसर राइटिंग बता दूंगा, एक क्वेश्चन को लेकर उसका स्ट्रक्चर बता दूंगा। है टाइम मेरे पास, ठीक है, फाइन। इसको करते हैं, ठीक है। ये सब फैक्चुअल डेटा हैं जो आप मुझे मेरे सामने ला रहे हैं। डिजी लॉक वाला जो क्वेश्चन है, मैंने कहा था इसको देख लीजिएगा, है ना। ई गवर्नेंस वगैरह मैं आपको टच नहीं कर रहा हूँ। दीक्षा ई गवर्नेंस के अंदर आएगा, डिजी लॉकर ई गवर्नेंस के अंदर आएगा, आरोग्य सेतु ई गवर्नेंस के अंदर आएगा, और कोविन ऐप भी ई गवर्नेंस के अंदर आएगा। और ये सारे के सारे जो हैं वो ओपन प्लेटफॉर्म है। क्या है? ओपन प्लेटफॉर्म है। अब सुनो, पहले इधर आते हैं। एक मेंस का आंसर राइटिंग मैं करा दूंगा, रुक जाओ, ठीक है। सुपरबग जो है वो एक स्पेनिश टर्म है, स्पेनिश टर्म है। इसका मतलब होता है, गॉट इट, इसका मतलब होता है, तो एक स्पेनिश टर्म है, ये एक स्पेनिश टर्म है। इसका मतलब होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ऐसा है, सी एक्सप्लोरेशन पे हम नहीं जाएंगे। आप भाई सी एक्सप्लोरेशन पे इन्वायरमेंट में घुसिएगा, ठीक है। अच्छी बात है कि आप लोगों की इच्छा ख़त्म नहीं होती है, कृष्णा जी, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बना के रखें, पर सब्जेक्ट के हिसाब से चीज़ें पूछे जो सब्जेक्ट में पढ़ाने आया हूँ, ठीक है। हमको तो तुम लोग हम ही से इतना क्वेश्चन पूछते हो कि सबसे इतना पूछते हो। इसका आंसर जरा दे जरूर देना, ठीक है। हम ही से इतना क्वेश्चन पूछते हो या सबसे इतना क्वेश्चन पूछते हो? या हमको लगता है या तो हम ही है जो तुमको सारा आंसर दे रहा है, ऐसा कुछ है क्या कि जो मन करे सो पूछ देते हो? आंसर देना जरूर। काफ़ी लोग सो गए, हमको पता है। वैसे भी क्या बताएं, चलेगा। 2 त्यौहार चल रहा है, इधर नवरात्रि चल रही है माँ दुर्गा, और उधर हमारा रोजा भी शुरू हो गया है ना। तो दोनों बेचारे लग रहा है एकदम फास्ट बैठे हुए हैं, किसी के अंदर ऊर्जा है नहीं, ठीक है। और कुछ लोग तो सो गए हैं। अब तो 2 बार मच्छी भात का भी कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा होगा, इधर नवरात्रि उधर रोजा वाले, दोनों के दोनों बेचारे फंस गए हैं, ठीक है। देखिए, फंसिए नहीं, ऊपर वाले का नाम लीजिए, ठीक है, और प्रभु के गुण गाइए। चलिए आइए, इधर आइए, हम लोग बात करते हैं। ये जो सुपरबग है वो एक स्पेनिश टर्म है, स्पेन का वर्ड है, और उसका मतलब होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। असल में क्या है जानते हो? जब पेनिसिलिन बना था तो लोगों को लगा, ओ वाह, अब दुनिया से बैक्टीरिया की प्रॉब्लम खत्म, अब हम बैक्टीरिया पे राज करेंगे। अच्छा, अब हम बैक्टीरिया पर राज करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया पे राज करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या? कुछ ही साल बाद वो पेनिसिलिन के अगेंस्ट में जो बैक्टीरिया थे उनको रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। कुछ ही साल बाद जो पेनिसिलिन के अगेंस्ट में जो मतलब बैक्टीरिया जो थे उनको पेनिसिलिन के अगेंस्ट में हो गया रेजिस्टेंस। फिर पता चला कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है।
तो सारी कही घरी चीज़ खत्म हो गई। ठीक है, बाद में ऐसे केसेस बहुत देखे गए और सबसे बड़ा केस जिस पर यूपीएससी ने 2012 में क्वेश्चन भी बनाया गया 11-12 में, MDR XDR के नाम से, जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ये जानते हो जो MDR XDR का जो केस है ना, ये भी ड्रग रेजिस्टेंस का केस है, लेकिन ये केस जनरली ट्यूबरकुलोसिस के लिए भारत में हुआ है। ये भी हुआ है। ये क्या केस है, क्या होता है, हम बताएंगे, घड़ेगा नहीं। ठीक है, ये भी हम आपको बता दें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी ज़्यादा है ना, एंटीमाइक्रोबियल बताता हूँ कैसे होता है ये रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें वो भी आपको बताते हैं। क्वेश्चन बहुत मजेदार है। ठीक है, सुनना। एक तो MDR हो गया। ठीक है, अब जरा समझना, ट्यूबरकुलोसिस जो भी दवाइयाँ हम बनाते थे उन दवाइयों के खिलाफ, ठीक है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस होता चला जाता था। ठीक है, अब एक काम करो। ठीक है, एक ये भी केस आया ट्यूबरकुलोसिस को लेकर। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन का एक एडवर्टाइजमेंट आता था ट्यूबरकुलोसिस, भैया इन बिटवीन आप दवाइयों का सेवन बंद ना करें। अगर कहीं ट्यूबरकुलोसिस ड्रग रेजिस्टेंस हो गया तो समझ जाएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी और ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी मिल गई है, बुलावा आ गया है। घरों में ध्यान रखेंगे, अगर हमारे घर में कोई भी हो ट्यूबरकुलोसिस की दवा ले रहा हो, उसका पूरा डोज चलाएगा। ठीक है, 6 महीना या 2 साल, अलग अलग केसेस होते हैं, और जैसा केस होगा उस हिसाब से वो दवा चलाएगा। ये चीज़ घर वालों को बता दीजिएगा कि आप रवि सर के स्टूडेंट हैं, दवा बीच में मत छोड़िएगा। अगर ड्रग रेजिस्टेंस का केस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, शुरू से हम तुमको एक चीज़ खुल के बताते, तुम छेड़ दिए हो तब पूरा ही सुनो, है ना। अब यहाँ पर एक केस और होता है जिसको हम कहते हैं MRSA इन्फेक्शन। यहाँ पे भी यूपीएससी में क्वेश्चन आ गए। आपको पता ना मेरा नेचर होता है, अगर किसी टॉपिक पर आप पूछ रहे हैं कुछ है, उस पर अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछे सब सुनो तुम, है ना। अब होता है सर ये क्या है सर, MRSA क्या है बच्चा, इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है मेथिसिलिन। ये देख लेना, ये भी यूपीएससी का मेन सा क्वेश्चन है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस देख लेना, थोड़ा यहाँ में दिक्कत हो रहा है। स्टेफिलोकोकस ये थोड़ा देख लेना, है ना। ऑरियस, ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है जिसके अगेंस्ट में, जिसको मेथिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक है, उसके अगेंस्ट में उसको रेजिस्टेंस आ गया। फिर मैं कह रहा हूँ, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया है जिसको मेथिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक है उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस आ गया। अब इसको बचाया जा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उन लोगों को जिनको स्टेफिलोकोकस ऑरियस के बैक्टीरिया का जिनका रेजिस्टेंस उनके अंदर है, जिसको MRSA, इसी को दुनिया में MRSA इन्फेक्शन के नाम से बोला गया। इसमें अमेरिका में बहुत लोग मरे थे, बहुत सारा केस हुआ था। अब आप पूछोगे, ये तो मैंने आपको बहुत सारी कहानियां बताई, अब ये आप पूछोगे सर ये केस क्यों होता है। देखो ऐसा है, छोटी छोटी बातों में दवाइयां लेने से, है ना, मतलब मैसिव मेडिसिन जो लोग ले रहे हैं, जो मैसिव मेडिसिन या ड्रग्स बार बार ले रहे हैं, एक तो उनके लिए है, दूसरा ओवरडोज जिनका चल रहा है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो चीज़ें चल रही हैं, छोटी छोटी बात है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपने दवा ले ली। आपने किया क्या, जल्दीबाजी के चक्कर में छोटे इवन आपने बीच में दवाइयाँ बंद कर दी, और जिस लेवल तक जो पैथोजन आपकी बॉडी में बीमारियां दे रहा था उतने पर उसको इम्यून कर दिया। ये सारी बीमारियां, और वैसे भी करें तो करें क्या। आप जब डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब सुनिए जल्दी ठीक कर दीजिए। अब डॉक्टर बेचारा सोचता है अगर हम नहीं ठीक करेंगे तो क्या होगा, अगर हम नहीं ठीक करेंगे तो यही होने वाला है कि ये पेशेंट हमारे पास नहीं आएगा और बेचारे को हो जाएगा अच्छा खासा लॉस। क्या हो जाएगा, बेचारे को हो जाएगा अच्छा खासा लॉस। ठीक है, बेचारे को हो जाएगा अच्छा खासा लॉस। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। ठीक है, जो मुझे आपको बतानी थी मैंने आपको बता दी। इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होकर, ठीक है, इन्हीं चीज़ों पर बेस्ड होकर, ठीक है, बेस्ड होकर ये पूरा ड्रग रेजिस्टेंस का केस बनता है। तो डॉक्टर ही बेचारा आपको अच्छा खासा डोज दे देता है, ठीक है, और उसको आप ब्लैकमेल करते हैं, साहब ठीक से जल्दी ठीक कर दो, सही बता रहा हूँ। तो ये बेचारा सोचता था ये सारी जो ओवर डोज आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोजेज ले रहे हैं, जो डॉक्टर बोलता है 5 दिन लीजिए, 3 दिन में बंद कर दे रहे हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को इस तरह के रेजिस्टेंस हैं जो हमारी बॉडी में दे रहे हैं, जो हमारे लिए खतरनाक है, जो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए सब खतरनाक है। इन्हीं चीज़ों को हम इन नामों से जानते हैं जो मैंने आपको समझा दिया।
ओके दोस्त, इन्हीं को हम लोग इन सब नामों से जानते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, अब एक क्वेश्चन शायद है, सर आंसर राइटिंग मेंस का कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, मैं ना एक मेंस का क्वेश्चन पेपर पकड़ लेता हूँ और पहले आपको इस क्वेश्चन को दिखाता हूँ, और क्वेश्चन को दिखाने के पहले मैं आपको बताता हूँ मेंस के आंसर राइटिंग में होना क्या चाहिए। देखो दोस्तों, जब भी आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, याद रखिए, जब भी हम मेंस का आंसर लिखते हैं तो 4 चीजें ध्यान रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन पर जब आप साइंस एंड टेक का आंसर लिखने जा रहे हैं तो 4 चीजें आप पहले से ध्यान रख लीजिए क्या होना चाहिए आपके मेंस की आंसर राइटिंग में। आपके मेंस की आंसर राइटिंग में क्या होना चाहिए, पहले मैं आपको समझाता हूं। पहला सुनो, आपके मेंस आंसर राइटिंग में पहली चीज होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। पहली चीज जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज जो होती है उसको हम कहते हैं मेन बॉडी। पहला होना चाहिए इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मेन बॉडी, तीसरा होता है कंक्लूजन, और चौथा होता है जिसको हम कहते हैं वे अहेड। जब हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो 4 चीजें उस पैराग्राफ के अंदर आनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें होती हैं? पहला होना चाहिए इंट्रोडक्शन, दूसरा होना चाहिए मेन बॉडी, तीसरा होता है कंक्लूजन और चौथा होता है वे अहेड। इंट्रोडक्शन जनरली आपके पूरे क्वेश्चन पेपर के लिमिट्स के करीब करीब 10% के आसपास होना चाहिए, जो भी वर्ड लिमिट्स हैं। कंक्लूजन कम से कम 10%, वे अहेड कम से कम 5%, और 75% आपका मेन, पूरी तरह से आपका मेन बॉडी ही होगा जो एक्चुअल का क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन एक्चुअल में होता है उसमें क्या होता है उसी के हिसाब से आपको मेन बॉडी लिखना होता है। ये आपको वर्ड लिमिट्स के हिसाब से आपको फॉलो करना होता है। ये कहीं लिखा नहीं गया है पर इस पैरामीटर को आप फॉलो करेंगे। ये वर्ड लिमिट्स हैं, ये वर्ड्स लिमिट्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे। दिस आर वर्ड लिमिट्स जो आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो वर्ड लिमिट्स तो कैसे फॉलो करेंगे आपको देखिए। मान लो अगर आपके पेपर में 200 वर्ड का क्वेश्चन है तो सीधी बात होगी, इंट्रोडक्शन लगभग 20 वर्ड्स का होगा, कंक्लूजन वे अहेड लगभग 30 वर्ड्स का होगा, ये लगभग 30 वर्ड्स का होगा, ये लगभग 20 वर्ड्स का होगा, और ये जो पूरा है वो लगभग 150 वर्ड्स का होगा। और एक बात और बता दूं, मान लो अगर आपकी मेन बॉडी में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट बी, तो आपको दोनों पार्ट को इक्वल वेटेज देना चाहिए। 10-20 वर्ड्स प्लस माइनस चल जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि एक को आप 30 वर्ड लिख रहे हैं दूसरे को 120 वर्ड लिख रहे हैं, नहीं मिलेगा नंबर। तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा, दोनों का आप इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिएगा। चाहे कोई भी पार्ट होता नहीं, किसी क्वेश्चन में मेंस में 2 पार्ट होते हैं तो दोनों को इक्वल वेटेज दीजिएगा। सर आपने जैसा अच्छा सर दुनिया में नहीं। ओह, एक मूवी का गाना याद आ गया ना, तुझसा नहीं देखा, कौन सी गाना था, कौन सी मूवी थी? कश्मीर की कली आई थिंक, है ना। कुछ ज्यादा नहीं हो गया विश्वजीत? दिल में रखिए, हमको तो थोड़ा ज्यादा लगे, आप लिख दिए, इतना तो हमको भी नहीं पता था भाई। चलेगा, चलो बच्चों, जमीन पे ही रहने दो भाई, शिक्षक आदमी है, ठीक है हम लोग, है ना, ऐसे ही रहें, पढ़ाते रहें, और एक दिन ऐसा हो कि आपके बच्चे भी आए, उनको भी पढ़ाते रहें, और ऐसे ही पढ़ा के पेपर बनाते बनाते, है ना, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, बस। और क्या, यही जिंदगी है। चलो बच्चों, आगे बढ़िएगा। अब ये तो मैंने आपको वर्ड लिमिट्स बता दी। अब देखो कैसे लिखा जाता है। इसके लिए ना मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे, है ना, तो उस टॉपिक को क्या है उसका इंट्रोडक्शन बताइए। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ सोलर एनर्जी इज बेनिफिशियल समथिंग, तो सोलर एनर्जी क्या होती है, आप उसके बारे में बताइए, है ना। इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, या जिसको हम यूज करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टाइक्स और सोलर थर्मल सिस्टम से यूज करते हैं, वो मोड है सोलर एनर्जी का। ये आपने इंट्रोडक्शन कर दिया।
and it is a source of renewable energy and those we are utilizing through photovoltaics and सोलर थर्मल सिस्टम। ठीक है, चलेगा। उसके बाद पूछ रहा है सोलर एनर्जी जो है वो कन्वेंशनल एनर्जी से कैसे बेहतर है ना। पहले दे दिया हाउ सोलर एनर्जी इज बेटर देन कन्वेंशनल एनर्जी। ओके, तो पहले आपने लिख लिया व्हाट इज सोलर एनर्जी, यानी क्वेश्चन जो है वो सोलर एनर्जी के इर्द गिर्द अपने आप आपने डिफाइन कर दिया व्हाट इज द सोलर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद उसने दो पार्ट दिए। पहला पार्ट दिया हाउ सोलर एनर्जी इज बेटर देन कन्वेंशनल एनर्जी, तो सोलर एनर्जी कैसे कन्वेंशनल एनर्जी से बेटर है, पहले तो ये लिख लो एक पार्ट में। और फिर बोला गया भारत में सोलर एनर्जी को लेकर कौन कौन से इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम लाए गए हैं, तो दूसरा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख लो। समझना, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैं यही पकड़ लिया वही समझा दे रहा हूँ। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिख दो। तो पहला सोलर एनर्जी से कन्वेंशनल एनर्जी से कैसे बेहतर, ये हो गया, ये आपके मेन बॉडी हो गए। अब सुनिएगा, जब आप कंक्लूजन पर आते हैं, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन हमेशा निगेटिव से उठाकर पॉजिटिव की तरफ जाइए। मतलब कि सोलर एनर्जी जहाँ एक तरफ अच्छा नहीं है, वहीं सोलर एनर्जी का अच्छा खासा फ्यूचर है, कुछ इस तरीके से। हमेशा कंक्लूजन को निगेटिव से उठाकर पॉजिटिव की तरफ जाइए, इससे पता चलता है कि आप बहुत बैलेंस वाले स्टूडेंट हैं। हमेशा कंक्लूजन को निगेटिव से उठाकर पॉजिटिव की तरफ जाइए। अगेन आई रिपीट, हमेशा निगेटिव से उठाकर पॉजिटिव की तरफ जाइए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, हमेशा निगेटिव से उठाकर पॉजिटिव की तरफ जाइए, यही है कंक्लूजन, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, क्या होगा कंक्लूजन्स में, मैं आपको बताता हूं, जरा सुनो। ओके, कंक्लूजन में क्या होगा, जैसे मैंने कहा सोलर एनर्जी के कंक्लूजन में बताओ। अब बोलोगे जहां वन साइड इट हैज अ नीड ऑफ हाई इनिशियल कॉस्ट। Okay, with one side have a high initial cost and have a what? Limited potential. वहीं दूसरी तरफ इंडिया टाइप ऑफ कंट्री हैव अ गुड स्कोप ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू ट्रॉपिकल इन नेचर। हमने क्या किया, जहाँ एक तरफ इसका हाई इनिशियल कॉस्ट है ना, और इसकी जो एफिशिएंसी है कम है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया जैसी कंट्री में इसका अच्छा स्कोप है क्योंकि हम ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल नेशंस में आते हैं। ठीक है, तो निगेटिव से उठाया पॉजिटिव की तरफ, और फिर अंत में वे फॉरवर्ड क्या होता है, इन चीज को प्रूफ कर दो। अगर आपके पास कुछ फैक्चुअल डेटा होना तो ज्यादा अच्छा है, भविष्य के साथ इस चीज को प्रूफ कर दो। इसीलिए भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर आगे 2030 का टारगेट हमने बनाया है 500 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का, जिसमें सोलर एनर्जी को भी इंपॉर्टेंस दिया गया है। हो गया, आगे की राह भविष्य में लेकर आप इसको कैसे देखते हैं, ये बताओ। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, मेंस का आंसर क्या, किसी भी कंक्लूजन्स में निगेटिव से उठाओ और पॉजिटिव की तरह चले जाओ, और कंक्लूजन यही अच्छा होता है कि आप बहुत बैलेंस में कर रहे हैं। स्पंदन राय, स्पंदन रॉय हियर, स्पंदन रॉय नॉट राय, स्पंदन रॉय। राय होते हैं बिहार में, और उधर चले जाते हैं लोग रॉय, उधर चले जाते हैं लोग रॉय, ROY। आलोक जी थैंक यू आपका सो मच। अब ये बताओ अगला डाउट क्या है। अभी भी मेरे पास यहाँ पर 15 मिनट और हैं, अभी मेरे पास यहाँ 15 मिनट और हैं। डाउट्स हैं तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच का मतलब अब आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, यही मतलब है ना। तो मतलब मैं क्लास छोड़ सकता हूँ, ऐसा कुछ है? देख लीजिए, मैं अभी हूँ भाई ऑफिशियली आपके पास, मेरे को 4 बजे तक रहना है। अगर नहीं रहना है तो मैं फिर चला जाऊँ। आपने जो जो बोला मैंने मेंस का भी करा दिया, आपने मुझसे हेल्थ का पूछा जो मैं आपको टॉपिक नहीं पढ़ा था फिर ही मैंने बता दिया। ठीक है, आपकी अच्छी अच्छी तारीफ़ें हैं जो मुझे मिल रही हैं, मैं वो भी सुनता जा रहा हूँ। ठीक है, और वो मैंने जो चैप्टर नंबर 9 बोला था, मैंने ओपन प्लेटफॉर्म बोला था, वो आपको देख लेना था। देखो भाई, शक्लें हम दोनों को एक दूसरे की दिखनी नहीं, मुझे तो आप दिख नहीं रहे, आपको मैं दिख रहा हूँ। काम की चीज़ है, आप बोलते रहें, ठीक है, और यूज़ कर लीजिए, है 15-16 मिनट यूज़ कर लीजिए, नहीं तो फिर हम भी थोड़ा पहले निकल जाएंगे।
पर सुनो, मैंने बहुत मन से पढ़ाया है, लिटरली बता रहा हूँ, और पढ़ाने से ज़्यादा कोशिश किया है आपको सिखा दूँ। और ख़ास तौर से साइंस वाले बच्चों जिनको कुछ नहीं आता था उनको भी समझ में आ गया। अब बचे ह्यूमैनिटीज़ वाले, उनको भी मज़ा आ गया कि सर हमको भी साइंस की तरह चीज़ें समझ में आने लगी हैं। ठीक है सर, आपने जिस तरह हमें साइंस एंड टेक पढ़ाया है, ज़िंदगी में कभी आपको और आपकी टीचिंग को भूल नहीं पाएंगे। लॉट्स ऑफ लव टू, आई लव यू टू, है ना। चलिए, अच्छा, हम भी नहीं भूलना चाहेंगे, पर इसके लिए आप लोग एक काम कीजिएगा, खूब मेहनत से पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन एक आया है कि सर ये बताओ इसमें से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो शॉर्ट रेंज में आएगा। सुनो, हम तुमको पहले ही बोले थे शॉर्ट रेंज में तुम्हारा पैन और लैन दोनों आता है, याद है या भूल गए? जब शॉर्ट रेंज में पैन और लाइन दोनों आता है बच्चा, तो पैन और लाइन में सीसीटीवी आता है कि नहीं आता है? सर सीसीटीवी तो लाइन में आया है। क्यों? सीसीटीवी घर के अंदर क्या है? घर के अंदर पूरा लाइन नहीं है, सब वाईफाई के, लेकिन यहाँ पे तार जुड़ा है। अच्छा, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID है ही है, जो कि NFC में हम लोगों ने देखा था, है ना, आपने फास्टैग में देखा था। और लोकल एरिया नेटवर्क ऑलरेडी लिखा है। लैंड क्या है? वो अपने आप में शॉर्ट रेंज आता है। इसमें क्या सोचना है? किसने पूछा है ये क्वेश्चन? किसी ने पूछा, पर इसमें क्या सोचना है? इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने कोशिश किया है, सिखाया है। ठीक है, आप सीख जाओ सब्जेक्ट, क्योंकि आप पढ़ते हो इसलिए आप बोर हो जाते हो। सब्जेक्ट को सीखोगे तो मज़ा आएगा, और जब आप सीखोगे ना अपने आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, और आपको बताता हूँ, हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाओ। अगर सब्जेक्ट नहीं इंटरेस्ट आएगा तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, और पढ़ने का मन नहीं करेगा बच्चा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। ठीक है, पहली चीज़ कि घर से अच्छी कोई जगह नहीं होती प्रिपरेशन करने की, क्योंकि माँ बाप होते हैं हमेशा केयर करते हैं। चाय पानी हर चीज़ बहुत टाइम से आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ, खाना पीना रहना सब कुछ, और माँ बाप बहुत ध्यान भी रखते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा जो लोग यहाँ हैं दिल्ली या कहीं हैं, है ना, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा जो लोग यहाँ हैं दिल्ली इधर उधर गलत करें, लेकिन बता रहा हूँ घर सच में बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि मैं जब आप माँ बाप का फेस देखते हैं ना, तो हम लोग इमोशनल होते हैं अपने माँ बाप के साथ। तो दिखता है कि देखो पिताजी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि यह बच्चा इस बार IAS बनेगा, बच्ची इस बार IAS बनेगी, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप घर में जा फिर बैठने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। बाहर होते हैं तो आप टाइम भी ख़राब करते हैं। तो घर से अच्छी पढ़ाई लिटरली आपको बताऊँ कहीं नहीं होती है। ट्रस्ट मी, ये चीज़ नोट कर लीजिए हमेशा। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, सर हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स, क्या लिखा, फेयरनेस इनटू सिस्टम एंड रिमूव्स करप्शंस। डिस्कस कर देते ये एक बार तो ज़्यादा अच्छा। अनिर्बन बच्चा, ये क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन हम बढ़िया से किए थे, और बताए थे अरुण जेटली साहब जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो इस तरह का सोचते थे कि भारत ने जैसी कंट्री में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आना चाहिए। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। अच्छे इंसानों को भगवान को ज़रूरत होती है तो बुला लिए। और वहीं उनके बाद एक निर्मला सीतारमण आई हैं, जो हमको आंख नहीं भाती हैं। इनका हमको लॉजिक ही समझ में नहीं आता है, किस तरीके से ये क्या काम करती हैं। ठीक है, इनका हमको आता लॉजिक ही नहीं समझ में आया है। रुपए की वैल्यू नहीं गिर रही है, डॉलर की वैल्यू उठ रही है। हम प्याज नहीं खाते हैं, अनाज नहीं खाते, इनका कोई लॉजिक हमको नहीं समझ में आता है। ठीक है, चलिएगा, तो कुछ भी है ना, पोस्टर्स पे इनको मोदी जी की फ़ोटो जरूर चाहिए। तेलंगाना में नहीं तो IAS ऑफिसर से भिड़क जाती हैं। इनका लॉजिक क्या है? ज़्यादातर ब्रांडिंग करना है, यही चीज़ है। चलिए, लेकिन जो पीछे के जो अपने हमारे जो अरुण जेटली साहब, इसी BJP पार्टी के थे, बड़े नेक आदमी थे। ठीक है, तो ऊपर से हो सकता है सुन रहे हो तो सोच रहे हो कि रवि सर हैं जो आज भी हमारी तारीफ़ करते हैं, हमारी पार्टी वाले हमको नहीं पूछते होंगे। ठीक है, तो वो क्या किए कि ऐसा है ब्लॉकचेन लाया, और अल्लाह ने की बात की। अब सही बात है, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी बच्चा, तो हर सिस्टम को, हर पैसे को, हर प्रोजेक्ट को अगर आप ब्लॉकचेन से देख लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ब्लॉकचेन में फ़ायदा ये होता है कि ओपन लेज़र की तरह काम करता है। ओपन लेज़र का मतलब होता है कि अगल बगल जितने भी लोग हैं, सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, और इसकी वजह से इस सिस्टम में अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया और पूरा भारत एक दूसरे, अब उनको सिर्फ यही बता दीजिए, प्रधानमंत्री साहब ने कोविड के समय 2 लाख करोड़ रुपए दिया था। 2 लाख करोड़ रुपया, गूगल के मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ था, हो सकता है गलत अगर हो गया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 2 लाख करोड़ था, शायद मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर। ये 2 लाख करोड़ रुपए कोविड के बाद जो पैकेज आपको मिला था, वो कहाँ कहाँ किस किस से घर में कितना कितना पहुँचा है, इसका अगर पूरा का पूरा आप एक निकालिए ब्यौरा, तो आपको निकालने में दिक्कत होगी ना। अगर उसी चीज़ को आप पूरा ब्लॉकचेन से जोड़ देते
तो वो बंदा जिसके हाथ में 5,000 रुपया भी आया है ना, वो भी ऊपर आपको ब्लॉकचेन से दिख रहा होता। और लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पर किसी ने पैसा खाया है या नहीं, हम इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पीछे की गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं। सबने कितना लूटा है देश को या क्या खा रहे हैं, सच में देश के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं सारे के सारे स्कीम प्रोग्राम, इवन जो IAS ऑफिसर्स हैं बच्चा, उनकी बात कर रहा हूँ, जो कमीशन लेते हैं, उन सब की बात कर रहा हूँ। आप देखिए सिस्टम अपने आप फेयर है, क्योंकि पूरा भारत की 130 करोड़ जनसंख्या देख सकती है। 130 करोड़ तो लीगल हैं, इलीगल सोचिए भारत में कितने और रहते हैं, तो 4 करोड़ तो और होंगे, 5-7 करोड़, ठीक है, छोड़िएगा। तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो मैंने बोला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने से पूरा जो सिस्टम होगा काफ़ी हद तक करप्शन फ्री हो जाएगा। आप बताइए, कोई नेता अगर पैसा नहीं खा पाएगा तो कोई नेतागिरी करने जाएगा? क्योंकि नेतागिरी करने के लिए तो 50 लाख करोड़ रुपये खर्च करता है, कई करोड़। जो आदमी अगर कई करोड़ खर्च करके नेतागिरी करने जा रहा है, तो भैया उतना पैसा निकालेगा अपना, नहीं निकालेगा, अगले बार भी तो उसे लड़ना है होगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देती ही देती हैं, ठीक है। तो ये करप्शन और ऑप्शन के लिए काफ़ी हद तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आप बताओ, एक इलेक्शन कराने में अरबों खरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। घर बैठे चुपचाप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करके हर आदमी जनता कर दे, और रिजल्ट आने में 2 दिन वेट नहीं करना, 1 मिनट में रिजल्ट ले लो, 1 मिनट में प्रधानमंत्री चुन लो, CM चुन लो, MP चुन लो, MLA चुन लो। ये सारा का सारा सिस्टम है जहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड। अब थोड़ी तारीफ कर रहे हैं बच्चे, हम बोल देते हैं थैंक यू सर, इट हैज़ बीन प्रिविलेज टू अटेंड योर क्लास, सो स्वीट, थैंक यू सर 100, थैंक यू सर, लव यू सर। आपके जैसा इतना इंटरेस्ट लेकर कोई पढ़ाता नहीं है, और हम लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं लगता है, विश्वजीत। अरे भाई विश्वजीत, आज एकदम तुम धो पोछ के लपड़ गए हो पीछे। अच्छा है बच्चा, अच्छा है, भगवान करें हम इसी तरह आप लोगों के बच्चों को भी ऐसे ही पढ़ाएं, ठीक है। डीओ हैक 2016 इज रेडी टू हैकिंग ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हाउ पॉसिबल सर, प्लीज डिस्क्राइब एनी अदर इश्यूज ऑफ ब्लॉकचेन। प्रभु, डीओ हैक 2016 हमको नहीं पता, लो हो गई मेरी बेइज्जती आज। लोग जाते जाते तुम हमको धो ही दिए यार। नहीं पता बच्चा, हमको लिटरली नहीं पता डीओ हैक क्या था। ठीक, जरा दिखाना हमको, एक बच्चे ने वो भेजा था, एक आप भी भेज देगा, डीओ हैक को क्या, जरा देख लेते हैं भाई। जब जागो तभी सवेरा, यू आर असम सर, थैंक यू सो मच। साइंस का नाम सुनते ही सामने आते हैं रवि सर का चेहरा, वाह सो स्वीट, है ना, सो स्वीट। जब जागो तभी सवेरा, साइंस का नाम सुनते ही सामने आते हैं रवि सर का चेहरा, वाह 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 वाह। मतलब हम पता नहीं सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन कराए कि नहीं कराए, लेकिन एक आध लोगों को हम शायर जरूर बना दिए। सो स्वीट। चलो सर, इज देयर एनी कंट्री वेयर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड? बच्चा सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कंट्रीज में चीज़ें चल रही हैं, शायद बार्सिलोना और एक आध कंट्रीज में और हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें वहाँ पर लाई जा रही हैं। थैंक यू सो मच। लग रहा है आज तो 4 लोग रो ही देंगे, आज हम लोग, तुमसे ज़्यादा लग रहा है आज हम इमोशनल हो ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ काफ़ी लोग बहुत सम्मान करते हैं भाई, बहुत प्यारे बच्चे हैं कोलकाता के। और अगर 1 डिजिट में रैंक आएगा तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, पहली फ़्लाइट से हम आपके पास आएंगे, हमको भी आपके साथ फ़ोटो खिंचाना है, ठीक है। और फ़ोटो खिंचाने के बाद आप लोगों के साथ हम अपने इंस्टाग्राम पे लगाएंगे, अपने टेलीग्राम पे बच्चों को दिखाएंगे और बताएंगे बच्चा हमारा है, इसके लिए हमने मेहनत की थी, है ना। और देखो ये और भी बच्चा है, ठीक है। देवस्मिता, मेंस आंसर राइटिंग के लिए बच्चा मैं इतना ही बोलूँगा, आप लोगों को एक ना कई हज़ार वाली एक बुकलेट दी जाती है, ठीक है। उस बुकलेट में आप साइंस टेक का GS पेपर 3 में जाइए और पेपर लगाइए। बच्चा बुकलेट में से क्वेश्चन हम लोग ही बनाते हैं उसमें, ठीक है। आप उसको लगाइए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप कुछ क्वेश्चन की बात करें देवस्मिता, आप पूछिएगा, आपको इंस्टीट्यूशन से मिला होगा एक बुकलेट की किताब जिसमें बहुत सारी, है ना, क्वेश्चंस होंगे जो UPSC के मेंस के होंगे। उनमें से आप किसी भी क्वेश्चन को GS पेपर 3 पढ़कर आप लगाइए, आप पे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सर फॉर कीपिंग अस इंगेज टू योर क्लास, वी रियली मिस योर टीचिंग सर। अरे बच्चा, हम तुमसे दूर नहीं जा रहे हैं। थैंक यू सर, क्लासेस वेर वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत बढ़िया, सो स्वीट, ठीक है। चलिए, तो अगले साल हम लोग फिर मिलेंगे 2024 के बैच के लिए, और तब तक तो आई एम वेरी श्योर मेरे बच्चों से नए बच्चों तक मैं पहुंच चुका हूँगा, और सब कह रहे होंगे कि रवि सर हैं तो साइंस टेक है, और साइंस टेक है तो रवि सर हैं, है ना। तो ये दोनों चीज़ें सही होती, जब तक साइंस टेक UPSC में रहेगा तब तक मैं रहूँगा। और मेरी किताबें जो हैं गाँव-गाँव तक और पहुँचाइएगा, आपको तो यहाँ से दे ही दिया गया। बाकी जो नए बच्चे हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर वेस्ट बंगाल PCS भी दे रहे हैं, उनसे कहिएगा कि वो किताबें ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वो सिर्फ अध्यापक से ही नहीं पढ़ रहे हैं, उनके एग्जामिनर से भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो पेपर भी बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा है कि छोटा सा समय रहा, आप लोगों के साथ अच्छा आया सर, मज़ा आ गया आपके क्लास करके, बहुत अच्छा बच्चों। थैंक यू सो मच सर फॉर अमेजिंग टीचिंग प्रोसेस, बहुत अच्छा बच्चों, आप सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं,
ठीक है, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, अपना स्वास्थ्य देखिए, अच्छा खासा रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, जब मैं कोलकाता आऊँगा टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, हम लोग साथ बैठेंगे, चाय पानी पियेंगे, ठीक है। और रसगुल्ला ज़रूर खा के जाऊँगा मैं, ठीक है, चलिएगा। रसगुल्ला है ना, और दास वाला रसगुल्ला मैं सुनता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ पे मटका उटका में बच्चे रसगुल्ला वसगुल्ला तो भी खाएंगे, और मिष्टी दोई भी खाऊंगा, ठीक है। चलो ए भाई, आज एकदम इमोशनल हो ही जाएंगे हम। जाने तो भाई तुम लोग, रास्ता ना मिले तो भटकता रहा, रास्ता ना मिला तो भटकता रहा। ये जो साइंस अड्डे का कंटेंट जैसे दिन में नाइटमेयर ही था। अच्छा, समय में तो तब आया, अच्छा हो। पर जब रवि सर का प्यार मिला, सिलेबस सूरज के रोशनी की तरह रात में स्वच्छ और साफ दिखने लगा। वाह वाह वाह, सो स्वीट, वाह, सो स्वीट। हम भी बोल देते हैं एक लाइन में, जब तुम लोग शायरी पे शुरू कर रहे हो तो हम भी शायरी पे खत्म कर देते हैं। खुशी मिली इतनी कि पल में ना समाए, खुशी मिली इतनी कि पल में ना समाए, पलक बंद कर दूं कहीं छलक ही ना जाए। तो भैया चलिए, आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, और सिलेक्शन होइए। आप पे घर पहुँचते हैं हम, सेल्फी लेते हैं, इंस्टाग्राम पे अपडेट करते हैं हम भी, फेसबुक पे और टेलीग्राम पे। और टेंशन में एग्ज़ाम मत दीजिएगा, बहुत रिलैक्स मूड में दीजिएगा। सिलेक्शन हो या ना हो देखा जाएगा, ये सब डेस्टिनी है, पर सब्जेक्ट को सीखिएगा ज़रूर। कम से कम इसी बहाने आप लोगों को इतने सब्जेक्ट के जो नॉलेज हो रहे हैं ना बच्चन, नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। बस हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारी इज्जत करते रहें, इतना ही हमारे लिए बहुत है। धन्यवाद बच्चों, आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुझे अपडेट देते रहिएगा, नंबर मैंने आप सबको दे दिया है। किसी भी तरह की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी तो मुझे बताइएगा ज़रूर। अगर आपको रिप्लाई ना करूं तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि बच्चा बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लाखों लाख बच्चे हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। बाकी बच्चों से भी कहिएगा, ठीक है, जो आपके अगल बगल रहते हैं, कि मुझे सुनेंगे ज़रूर, पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है। मैं किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। थैंक यू। अब मैं चल रहा हूँ बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। हाँ, रसगुल्ला तो भाई मैं मीठा बहुत पसंद करता हूँ, थोड़ा वेट की वजह से मैं थोड़ा कंट्रोल करता हूँ, लेकिन मैं एक आध तो ज़रूर खाऊंगा। चले, हैव अ गुड डे, बाय।